नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। है ना, थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत कैसे हो गया। तो आज हम एक कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं। देखिए, और मैं इन जनरल संचित सर से बात कर रहा था कि हमारे जो बच्चे हैं आजकल, हम भी काफ़ी सारा शॉर्ट कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे होते हैं सर। चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, है ना। ऑलमोस्ट हर ऐप का ही अपना अपना शॉर्ट कंटेंट आ गया है। थैंक गॉड टिकटॉक बैन हो गया। थैंक गॉड टिकटॉक बैन हो गया। और सर देखिए, मज़ा भी बहुत आता है ना। मैं खुद भी कुछ ना कुछ टाइम आपका लग ही जाता है। आप कहीं भी थोड़ी देर भी खाली बैठे हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम उसमें बिताने में मज़ा तो जरूर आता है। शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा लगता है, बट होता ये है कि याद कुछ नहीं रहता है ना। लॉन्ग टर्म में हमने क्या बात की, क्या देखा, किस बारे में शॉर्ट था, वो बेसिकली बस बहुत छोटे टाइम का हिट है। कुछ रजिस्टर नहीं हो पाती बात, है ना। रैम में ही आती है, रैम में से ही चली जाती है। करेक्ट। तो मैं खुद भी और संचित सर भी, हम बहुत ज़्यादा बेसिकली थोड़े से जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, कॉन्वर्सेशंस हैं, उसको कंज्यूम करने में बेसिकली इंटरेस्टेड होते हैं, लगातार करते हैं। और वो चाहे सब्जेक्ट की बात हो, जैसा आपने देखा, हमने नॉलेज गेट पर भी, कंप्लीट कोडिंग पर भी, हर जगह लॉन्ग फॉर्म पढ़ाई का कंटेंट भी डाला है कि बार बार इधर से उधर ना जाना पड़े, एक बार में पूरी बात हो पाए। तो वही कॉन्सेप्ट हम कोशिश कर रहे थे इम्प्लीमेंट करें बेसिकली कन्फ्यूजन्स के बारे में, कि बच्चों के बेसिक कन्फ्यूजन क्या है, किसी चीज़ के बारे में डिटेल में बात हो पाए। तो हम पहले वैसे इस तरह के एक दो कॉन्वर्सेशंस कर चुके हैं जो हमने कंप्लीट कोडिंग चैनल पर अपलोड किए हैं, जो बच्चों की कोडिंग से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स होते हैं उसके बारे में। पर फिर मैंने संजय सर को कन्विंस किया कि सर, हम एक बार एक गेट के बारे में भी करें, है ना। कि जो बच्चा थोड़ा सा एकेडमिक्स में इंटरेस्टेड है या नहीं भी है, इन जनरल जो टेक्निकल एजुकेशन कर रहा है बच्चा, उसको गेट के बारे में काफ़ी कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि मैं था जब कॉलेज में, तो मुझे शायद उतनी जानकारी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, और मेरे दोस्तों को तो शायद उससे भी कम थी। और उसकी वजह से इन्फॉर्म्ड चीज़ें नहीं कर पाए। बहुत सारे जो ऑप्शंस हो सकते थे बीटेक के बाद, वो पता नहीं चल पाए, उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो उसी सिलसिले में मैंने आज संचित सर से बोला कि आज इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अगर आप ऐसे कोई भी बेसिकली लर्नर हैं जो या तो बेसिकली कोई किसी भी तरह की टेक्निकल एजुकेशन आप कर रहे हैं, चाहे वो बीसीए हो, एमसीए हो, बीएससी है, बीटेक है ना, आप फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक हो सकते हैं, या इवन अगर पास आउट हुए भी आपको बेसिकली 3 4 5 साल अभी हुए हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला है ना। तो एक बार आज इस बारे में बात शुरू करते हैं, गेट एग्जाम के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर एकदम बेसिक से हम शुरू करें कि गेट एग्जाम एक्चुअली होता क्या है, और इसके बारे में मैं क्यों पता करूं, मेरे को क्या फायदा होने वाला है एज अ स्टूडेंट। करेक्ट। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। देखिए, पॉइंट क्या है कि अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम में ना, और जो बच्चे अभी ये सेशन देख रहे होंगे, आई थिंक वो और अच्छे से इस बात को रिलेट कर सकते हैं कि कॉलेजेस वगैरह में ना आईटी का इनटेक काइंड ऑफ डबल हो गया है। तो अगर मैं किसी बड़े कॉलेज की बात करूं जिसमें फॉर एग्जांपल देयर आर लाइक 1000 स्टूडेंट्स आर देयर, तो 1000 में से मोर देन 500 600 कहीं तो 800 स्टूडेंट्स सिर्फ सीएसआईटी या रिलेटेड ब्रांचेस के हैं। बिल्कुल। अब ऑब्वियसली उसका नाम सिर्फ सीएसआईटी नहीं, किसी का नाम एआई कर दिया, आईटी कर दिया, डेटा साइंस कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, बट मोरल ऑफ द स्टोरी सेम है। और हमारे इतने सारे रिलेटिव्स, बहुत बच्चे इवन 12th के बाद भी आते हैं ना एडमिशन के लिए। तो आप अच्छे से अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज का नाम लो, ऑब्वियसली मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो कॉलेज वाले कह रहे हैं मैकेनिकल चाहिए, सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए। मतलब ऑब्वियसली देयर इज नथिंग, मेरा कोई मैं कुछ खिलाफ नहीं बोल रहा कोर ब्रांचेस के, बट फैक्ट ये कि कोई लेने के लिए तैयार नहीं है ना। और ज्यादातर लोगों को यही क्लैरिटी है कि यार अपने को तो आईटी लेना है, इट इज द फ्यूचर, जो कि कुछ गलत भी नहीं है। बिकॉज अगेन जब हम बात करते हैं ना प्लेसमेंट्स की, तो बात कोई कितना भी पेल ले, इवन आईटी के अंदर अगर कोई सिविल का स्टूडेंट है, आईटी दिल्ली मान लेता हूँ, सिविल का स्टूडेंट है जिसको 1 CR का पैकेज मिला, तो दी आईटी कंपनी ने, है ना, वो सिविल वाली कंपनी ने नहीं दिया। सर, इसमें आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ। ये कहानी आज की नहीं है ना, मुझे लगता है बच्चे अब थोड़ा रियलाइज कर रहे हैं, मार्केट तक पहुंचने में बात थोड़ा लेट हो जाती है। जब मैंने अपना बीटेक में एडमिशन लिया, ये 2008-2009 की मैं बात बता रहा हूँ, तब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टॉप ब्रांच हुआ करती थी। सबसे पहले हर कॉलेज में ईसी ब्रांच भरती थी, उसके बाद कंप्यूटर साइंस भरती थी। तो मेरा जो रूममेट था, एक बार हमने उससे ऐसी बात की, वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच का था। तो मैंने उससे ऐसी बात की कि यार तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन क्यों ली? तो बोला यार बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, गाँव में थे, और मेरी जो माता जी हैं, मेरे जो बड़े भैया, उन्होंने किसी से बात की कि कौन सी ब्रांच दिलवानी चाहिए, घर से पहला बीटेक बच्चा में निकल रहा था, तो कि किसी ने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ले लेना चाहिए, एवरग्रीन ब्रांच है। एवरग्रीन, है ना, ये वर्ड बहुत चलता है उस समय। मैकेनिकल के लिए बोल रहा है, सिविल के लिए बोल रहा है, एवरग्रीन ब्रांच है। बहुत अच्छी बात है, एवरग्रीन ब्रांच है। तो फाइनल ईयर में आके हमसे बोलता था कि यार ये समझ ही नहीं आ रहा
कि एवरग्रीन का मतलब क्या है। क्या एवरग्रीन का मतलब यही है कि ये हमेशा एक जैसी रहती है, इसमें कभी भी अच्छे प्लेसमेंट नहीं होते। या तो एवरग्रीन का यही मतलब था कि यार मैंने 4 साल इतनी मेहनत से पढ़ाई की, इलेक्ट्रॉनिक्स के इतने सारे सब्जेक्ट बहुत डीप में पढ़े, और बाद में जाके अब दोबारा से बेसिक कोडिंग पढ़ना पड़ रहा है ताकि सिलेक्शन हो जाए कंपनी में, अंदर जाके प्रमोशन के लिए भी दोबारा कोडिंग सीखनी पड़ रही है। करेक्ट। तो ये बात तो फैक्ट है कि आजकल जितने भी अच्छे एम्प्लॉयर्स हैं, जो भी अच्छी सैलरीज हैं, स्पेशली अच्छी ग्रोथ जो मिल रही है करियर में, वो आईटी जैसी ग्रोथ शायद और किसी ब्रांच में नहीं है। हाँ, और मतलब जिस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है ना, मतलब जैसा होता था पहले की टाइम होता है, अभी साइकिल चल रही है, अभी मैकेनिकल ऊपर है, सिविल ऊपर है, मतलब आई डाउट कि दोबारा ऐसा टाइम आए। अल्टीमेटली अब तो सीएसआईटी रूल करने वाली है फॉर नेक्स्ट 50-60 ईयर्स। उसका कौन सा डोमेन रूल करेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, कि हम डेटा साइंस में जाएंगे, हम एलएल, हो सकता है टाइम में एलएलएम के अंदर इंजीनियरिंग ऑफर की जा रही हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, कि कैसे हम एआई पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एक सेशन में, तो कैसे चीजें अनफोल्ड होंगी, बट ऑब्वियसली सीएसआईटी इज द कोर। अब आपका जो क्वेश्चन था कि व्हाई गेट इज इम्पोर्टेंट, करेक्ट। देखिए फैक्ट ये है कि जब इंडिया में हमने एजुकेशन, एक तरह से मैं बोलता हूँ कि एक रिवॉल्यूशन आया है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, व्हाइट रिवॉल्यूशन आया, तो एजुकेशन का भी रिवॉल्यूशन आया, और सरकार ने पेल पेल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस को लाइसेंस दिए। सिर्फ यूपी में आई थिंक 1000 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है, हो सकता है मैं बहुत कम बोल रहा हूँ और भी ज्यादा हूँ, है ना, और ज्यादातर तो अभी अपने यूनिवर्सिटीज बन गए हैं। और पहले होता था कि आपको नहीं कर्नाटका या महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, पंजाब जाना पड़ेगा, अभी हर राज्य में भर भर के कॉलेजेस हैं। बिल्कुल। लेकिन अब इससे एक प्रॉब्लम क्या हुआ है, मैं अगर बहुत गलत नहीं बोल रहा तो अगर 1000 कॉलेज है, 1000 में से 800-900 कॉलेजेस वो हैं जिनको हम आमतौर पे 3 टियर कॉलेज कहके बुलाते हैं। और वो बच्चा है कि उसके पास डिग्री है ना, बट उसके पास बाकी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। प्लेसमेंट्स का कोई ऑप्शन नहीं है, जिस तरह से कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। बहुत वो सब उन्होंने कर दिया है कि अटेंडेंस मैंडेटरी है, प्रोजेक्ट मैंडेटरी, वो सारी चीजें। तो होता ही है ना, 4 साल के बाद बच्चा जो एफर्ट भी मार रहा है, कुछ तो एफर्ट नहीं मार रहा है, जो एफर्ट भी मार रहा है ना, उसको 4 साल के बाद जाके ये समझ ही नहीं आता कि मैंने गलती कहाँ की। आपने बोला असाइनमेंट करो, मैंने असाइनमेंट करे, आपने बोला कॉलेज आओ, मैं कॉलेज आया, आपने बोला सेमेस्टर में सेशनल में नंबर लेके आओ, मैंने वो किया, बट अभी ना मुझे प्लेसमेंट मिल रहा, ना मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल रही, ना मेरे को आईआईटी में एमटेक में एडमिशन मिल रहा। हर चीज की तैयारी अलग से करनी पड़ेगी, हर चीज की तैयारी अलग से करनी पड़ती है। तो एक लेवल के बाद गेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, बट आपको कुछ भी करना है, वेदर आपको ज्यादातर बच्चे को प्रॉब्लम जॉब करने की है, आपको समझना पड़ेगा कि इट्स लाइक स्कूल अलग एनवायरनमेंट था, कॉलेज अलग एनवायरनमेंट है, इट इज अबाउट टू एक्सप्लोर, और आपको खुद से समझना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को आगे क्या करना है। और जो भी आपकी कॉल है, वेदर वो जॉब है, वो फर्दर एजुकेशन है, वो प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है, उसका एफर्ट आपको अलग से करना पड़ेगा। आप ये मत मानिए कि कॉलेज में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो आपका प्रोफेशनली दे लैंड अप यू टू सम गुड करियर कॉलेज से नहीं बनेगा। कॉलेज आपको बेसिक एजुकेशन दे सकता है, मैं तो बोलता हूँ कॉलेज आपको डिग्री दे सकता है बस। तो अब जब गेट की हम बात करते हैं, तो देखिए बच्चा कहता है, इट्स अ फैक्ट कि 80% बच्चे की प्रॉब्लम है, 20-30% तो है कि सर पहले मेरी बैक क्लियर हो जाए, उसके लिए तो ऑलरेडी हम सेमेस्टर सीरीज चला रहे हैं और आप लोगों का शानदार प्यार हमें मिल रहा है। बाकी टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रशांत सर इज देयर, है ना, जिसमें हमारा मंड स्टैक है, जितनी भी लैंग्वेजेस है सर, फ्रंट एंड बैक एंड जो भी हम काम कर रहे हैं, जावा पे हमने काम किया बहुत शानदार। सर सी पे काम कर रहे हैं क्या? सी और जावा? सी जा चुकी है सर, जावा जा चुकी है, पाइथन जाने वाली है, बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट है, पाइथन डेफिनेटली करेंगे। पाइथन आने वाली, कैमरा हमारा थोड़ा घूम रहा है, कोई बात नहीं, तो पाइथन हमारी आने वाली, फेयर इनफ। तो इन सब चीजों पे हम काम कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली कुछ परसेंट ऑफ बच्चा वो भी है जो कह रहा सर मेरे को 2 चीज है, या तो मेरे को मास्टर्स में जाना है, बिकॉज एक लेवल के बाद है ना, क्योंकि हर किसी के पास अभी बीटेक है, तो कोई डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट नहीं है जिससे मैं अपने आप को भीड़ से अलग कर सकूं। फॉर दैट मुझे मास्टर्स चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो हमसे बात करते हैं उनको समझ आता है कि पूरा एनवायरनमेंट ही खराब हो गया। हाँ। जो लाइफ सोची थी ना कॉलेज की, एक बार अच्छे से कॉलेज लाइफ जीना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम जो हम बीटेक में नहीं एक्सप्लोर कर पाए, जो हमने मे बी टीवी में देखी थी या सोचा था, या हम जानते हैं आईटीज में क्या होता है, वो हमें एक बार एक्सप्लोर करना है, अच्छे बच्चों के साथ, अच्छे प्रोफेसर्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। अच्छा, मुझे लगा सर आप वो करण जौहर वाले कॉलेज की बात कर रहे हैं कि वैसे वाला कॉलेज है, स्टूडेंट ऑफ द आलिया भट्ट वाली। यस, आलिया भट्ट नहीं मिलेगी, डोंट वरी, वो ऑलरेडी रणवीर के साथ जा चुकी है। सो वो वाला प्रॉब्लम है। तीसरा,
प्लेसमेंट जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ बच्चों को थोड़ी सी एस्पिरेशन होती है कि नहीं सर मैं 3.2 के लिए नहीं बना। आज से फैक्ट ये है कि 25 साल पहले भी इंफोसिस 3.2 दे रहा था, आज भी इंफोसिस टीसीएस 3.2 दे रहा है। तो इन्फ्लेशन कहाँ का कहाँ जा चुका है, चीजें बहुत चेंज हो चुकी हैं। तो बहुत सारा बच्चा कहता है कि ठीक है मुझसे गलती हुई, 12th के अंदर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, चीजें गलत तरह से आगे बढ़ी, बट मैं एक चांस और डिजर्व करता हूँ। और गेट का एग्जाम आपको वो चांस देता है। तो अगर मैं एक बार जल्दी से सम अप कर दूं क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या है उसकी तो भी डिटेल में बात करेंगे, क्या प्रोसेस है, कैसा आपको करना होता है, इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप एक बार फिर से आईआईटी में जाने की कोशिश करना चाहते हैं, और यहाँ पे मैं बात ऐड कर दूं कि 12th के बाद आईआईटी में जाना इज, अगर मैं बहुत सारे बोल रहा हूँ, 10 to 15 टाइम्स मोर टफर। अभी जाना बहुत आसान है वाया एमटेक वाले पास, बिल्कुल, जबकि एनवायरमेंट आपको सेम मिलता है, बच्चों के बात नहीं पता। तो अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो ये भी एक मिथ है इंडस्ट्री के अंदर कि सीएसआईटी या कोर ब्रांचेस के अंदर गवर्नमेंट जॉब नहीं है। पहली बात तो जैसे जैसे लोड आ रहा है, सरकार भी इस बात को रियलाइज कर रही है। अभी चाहे कोर्ट है, मैं देखता हूँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, स्टेट्स में छोटे छोटे सबको कंप्यूटर साइंस चाहिए। आप आईआईटी ऑफिसर की जॉब आती है बैंकिंग में, क्या बैंक बिना कंप्यूटर के चल रहा है? तो एवरीबडी नीड कंप्यूटर साइंस इंजीनियर ना। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है, अगर आपको फर्दर एजुकेशन के लिए जाना है, टीचिंग में जाना है, तो ये सारे वो केसेस है जहाँ पे गेट का एग्जाम इज द ओनली पॉसिबल ऑप्शन, और आपको वो एग्जाम लिखना है। गेट एग्जाम करके ही मैं एमटेक जा सकता हूँ, या जॉब कर सकता हूँ, या रिसर्च में जा सकता हूँ। एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम के बाद एक लिस्ट आएगी, जितने भी आईआईटीज हैं वो उसी रैंक के ऊपर आपको आईआईटीज में एमटेक के अंदर एडमिशन देंगे। जो भी पीएसयूज हैं या बैंक्स हैं, या जो भी गेट के बेस पे वैकेंसीज निकाल रहा है, वो भी उसी बेस पे या तो डायरेक्ट जॉब ऑफर करते हैं, या तो अगर विद इंटरव्यू है तो दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। और सर ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आईआईटी में आप जाते हो काफी आसान होता है कंपेयर टू 12th में जितना था। मुझे याद है मेरे कॉलेज के एक सीनियर थे, वो बेसिकली उन्होंने गेट का एग्जाम दिया और वो आईआईटी दिल्ली में चले गए। और मुझे बाद में जाके पता चला, उन्होंने बताया जब वो फाइनल ईयर में थे, कि प्लेसमेंट सेल भी एक्चुअली सेम होता है, सब कुछ एकदम सेम है। तो बीटेक एमटेक वालों के लिए। और उनका वहां से मुझे याद है उस समय जब हमारे कॉलेज में 3 लाख की लड़ाई थी और उनका एक्चुअली नहीं लग पाया था प्लेसमेंट। उन्होंने उसके बाद ये था कि नहीं मुझे तो वैसे भी मास्टर्स ही करना है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और उनका वहां 2 साल जाने के बाद 26 लाख का प्लेसमेंट लगा 2013-2014 की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल नॉर्मल बात है, कोई अजीब बात नहीं है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो शायद गेट एग्जाम देकर अगर मैं कहीं से बेसिकली एक अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ तो मुझे मिल सकती है। होता ये है ना कि फैक्ट ये है कि 12th क्लास में बहुत बच्चे पेपर लिखते हैं, लेकिन लगभग सभी को पता ही होता है कि नहीं हो रहा ना आईआईटी में तेरा। हमको भी पता था, देने से पहले ही पता होता है। लेकिन और उस समय मुझे लगता है कभी कभी ऐसा भी होता है ना, इतना एनवायरमेंट ही नहीं था यार। आधों को तो 12th में पता लगता है आईआईटी क्या होता है, हमें किसने बताया था 7th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में बिना आईआईटी कुछ होता है? करेक्ट, हमें नहीं पता था आईआईटी कुछ होता है। तो आज के टाइम पे भी ये कि जब आप बीटेक कर चुके हो ना या कर रहे हो, तो आप ये भी नहीं कह सकते सर हमको पता नहीं था। अगर नहीं पता तो देखो फिर इसमें गलती अपनी है ना, अपने को पता होना चाहिए। ये वाली चीज ठीक बात है। तो सर ये तो हमने समझ लिया कि ये क्यों जरूरी है और इससे अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो खुल सकती हैं मेरे लिए। अगर ये देना है तो इसके लिए एलिजिबिलिटी फिर मेरी क्या हुई? क्या अगर मेरी बैक है ग्रेजुएशन में, या अलग अलग तरह का कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया है? मैं किस तरह से एलिजिबल हो सकता हूँ? कौन कौन एलिजिबल है? मैं बताता हूँ। देखो पहली बात की गेट का जो एग्जाम है उसमें आप एग्जाम लिखने के लिए, कुछ लोग को लगता है पास आउट होने के बाद आप पेपर लिखोगे, ऐसा नहीं है। आप फाइनल ईयर, इवन प्री फाइनल ईयर में भी गेट का एग्जाम लिख सकते हैं। अच्छा। तो अगर हम बीटेक स्टूडेंट हैं तो हम 3rd ईयर, जो कि रफली 5th और 6th सेमेस्टर के आसपास फरवरी में हर साल पेपर होता है, तो आप 3rd ईयर में एग्जाम लिख सकते हैं, आप फाइनल ईयर में एग्जाम लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, इस बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पर कोई भी मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा, जैसे 12th के बाद एक ही अटेम्प्ट आप दे सकते हैं आईआईटी में जाने के लिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप जितने चाहो उतने अटेम्प्ट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा नहीं कि मैंने 3rd ईयर में दे दिया तो मेरा अटेम्प्ट खराब हो गया। आप 3rd ईयर में दीजिए, फाइनल ईयर में दीजिए, और ड्रॉप, मैं चाहता नहीं कि ड्रॉप करने की जरूरत पड़े, आप ड्रॉप करके दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 2 साल 3 साल कॉर्पोरेट में जॉब कर चुके हैं और आपको पता लग चुका है कि भाई कितनी प्रॉब्लम है ना, उस सर्किल से, उस भंवर से बाहर निकलना चाहते हैं, आप दोबारा जाके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो बात हुई एज वाली लिमिट की, है ना। उसके बाद एलिजिबिलिटी की मैंने आपको बता दिया। एमसीए स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, यानी कि अब ये तो बीटेक की बात हुई। अब वो जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कि अब 2 और तरीके हो गए, बीसीए कंप्यूटर साइंस, एमसीए कंप्यूटर साइंस, सिमिलरली बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस। ठीक बात। तो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो नहीं लिख सकते, लेकिन जो मास्टर्स वाले हैं वो लिख सकते हैं, और वहां भी रूल सेम है।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 3 साल की एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रहा है तो वो भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में लिख सकता है। आपको मान के चलना है फाइनल और प्री फाइनल ईयर में आप ये एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर मैं बीटेक कर रहा हूँ तो जो ग्रेजुएट है वही दे सकता है, और नॉन बीटेक में पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है देने के लिए। करेक्ट, मतलब बेसिकली आप मान के चलो वो एमएससी या एमसीए को बीटेक के इक्विवेलेंट ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक बात है। और सर इसमें ब्रांच का भी कोई चक्कर है कि मैंने अगर मान लीजिए अभी मैं मैकेनिकल ब्रांच में हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हूँ, मैं उसके बाद अब जो मुझसे गलती हो गई मान लीजिए वो मैं सुधारना चाहता हूँ कंप्यूटर साइंस से एमटेक हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए, गेट में ब्रांच का भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैकेनिकल ब्रांच का स्टूडेंट है, और बच्चों का मैकेनिकल वाले बच्चे भी सीएस के कोडिंग कर रहे होते हैं, ट्राई मार रहे होते हैं, पता है प्लेसमेंट सबको चाहिए। तो अगर आपको ये क्लैरिटी है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपना कॉलेज आप मैकेनिकल में ही करेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको बस करना ये है कि आपको सीएसआईटी से पेपर अटेम्प्ट करना है। तो सीएसआईटी में फिलहाल 2 पॉसिबल ब्रांचेस हैं। एक तो हमारा कोर सीएसआईटी जिसे हम बोल रहे होते हैं, और दूसरी हमारी ब्रांच हो गई डेटा साइंस। डेटा साइंस अभी 1-2 साल पहले ही अंदर आई है ना। उसमें अभी कुछ बच्चे सोच रहे हैं, लिखेंगे, करेंगे। लेकिन जो हमारी कोर ब्रांच है जिसको हम सीएसआईटी मानते हैं, तो आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है, आप अगर मास्टर सीएस में करना चाहते हैं या कोई भी फर्दर टीचिंग में जाना चाहते हैं, पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, तो आप सीएसआईटी से एग्जाम भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर अगर मैंने बीएससी टेक्निकल सब्जेक्ट से की ही नहीं है, मैंने मान लीजिए फिजिक्स से या केमिस्ट्री से बीटेक एमटेक बीएससी एमएससी किया है, तो भी मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका ये मानना है कि वो तो आपकी नॉलेज उसी पेपर पे जज कर रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक बात है। तो सर एक बार थोड़ी सी, अगर मान लीजिए मैं एलिजिबल हूँ, मुझे पता चल गया, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी खोलनी है, तो इसके लिए थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बता दीजिए। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कितने पेपर होते हैं, क्या पूछा जाता है, थोड़ा रफ अगर आप अंदाजा दे पाए तो। देखो, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अभी फिलहाल जो करंट रेट है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफी बढ़ने वाला है। हर साल कंपटीशन थोड़ा बढ़ता ही है ना। शायद ही कोई कंपटीशन ऐसा हो जो समय के साथ कम होता है। तो मोटा मोटा फिलहाल लगभग 1 लाख प्लस बच्चे सीएसआईटी से ये एग्जाम भरते हैं, पॉइंट नंबर 1। जिसमें से लगभग 10% बच्चे होते हैं गेट क्वालिफाई। अब देखो, हर एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल आपको पता होना चाहिए। तो गेट क्वालिफाई होने का मतलब यहाँ पर है जब आपके लगभग 25 to 30 मार्क आते हैं, तो कट ऑफ हर साल लगता है। अब वो हर साल थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट सीएसआईटी में मोस्टली 25 to 30 मार्क्स के बीच में कट ऑफ लग रहा होता है। और ये 100 में से बात हो रही है? ये 100 में से बात हो रही है। तो इसका मतलब जिसके 100 में से 25 नंबर आ रहे हैं, वो गेट क्वालिफाइड है। और क्वालिफाइड होने का मतलब आपको एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड मिलता है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं और स्कॉलरशिप्स हैं जो जिसके लिए आप एलिजिबल तभी हो पाते हैं जब आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड हो। अच्छा। और ये जो स्कोर कार्ड है, ये भी ऐसा नहीं, ये 2-3 साल के लिए वैलिड रहता है। आजकल 3 साल के लिए वैलिड है। तो, अच्छा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को नहीं पता। मान लीजिए अभी मैंने गेट पेपर लिखा और लेट मी से मेरे 50 मार्क्स आए, मेरी 1200 रैंक है, लेकिन अभी मेरे पास प्लेसमेंट है, मेरे को नहीं मन है। आप 1 साल 2 साल जाके जॉब करो, आपका 3 साल तक वो स्कोर कार्ड वैलिड है। तो आपको दोबारा पेपर लिखने की जरूरत नहीं है। आपका 2 साल बाद मन करता है मेरे को पीएसयू ज्वाइन करना है या मेरे को मास्टर्स के लिए जाना है, यू कैन कम बैक एंड यूजिंग सेम गेट स्कोर कार्ड आप एडमिशन ले सकते हैं किसी कॉलेज के अंदर। या अगर मान लीजिए मेरे 3rd ईयर में अच्छी रैंक आ गई या फाइनल ईयर में अच्छी रैंक आ गई और मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट देता हूँ और वो किसी वजह से उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो क्या मैं पिछले वाला अपना अटेम्प्ट भी यूज कर सकता हूँ जो मेरा पिछला रिजल्ट था? बिल्कुल, आप हमेशा उस स्कोर कार्ड के थ्रू अप्लाई करेंगे जो आपका बेस्ट स्कोर कार्ड होगा। तो जिसमें भी आपकी बेस्ट रैंक है आप उसके थ्रू अप्लाई करो और वो दूसरे वालों को कंसीडर नहीं करेंगे बेसिकली। तो मतलब अगर मैं ग्रेजुएशन में हूँ, आपने दोनों चीजें बोली कि ना तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन है और मैं अपना बेस्ट अटेम्प्ट चूज कर सकता हूँ, तो बेसिकली कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे 3rd ईयर में क्यों नहीं भरना चाहिए। भरना तो चाहिए ही। एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, हम पैटर्न की बात कर रहे हैं। देखो, बच्चे जो फर्दर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोई बोल रहा है कि मेरे को एमबीए के लिए जाना है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, अब एमबीए के लिए जाओगे उसकी पढ़ाई अलग है। कोई बोलेगा मेरे को यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, उसके लिए वो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी वो सब पढ़ेगा। जब बच्चा गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, उसमें क्या आ रहा है सर? उसमें वही 10 कोर सब्जेक्ट हमारे आ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, डीबीएमएस, कंपाइलर डिजाइन, टीओसी, नेटवर्क्स, डिस्क्रीट मैथ, जो आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे होते हो। और उसके अलावा एप्टी रीजनिंग आ रहा है जो इन जनरल हर बीटेक के बच्चों को बेसिक पढ़ना ही होता है, उसको फिर प्लेसमेंट की तैयारी करनी है। ये एक बेसिक लेवल ऑफ एप्टीट्यूड उसका मानते कि होता ही है। तो पॉइंट ये है कि आपको लग से कुछ तैयारी करनी ही नहीं है। आप जो पढ़ रहे हो बस आपको वही थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे अच्छे से पढ़ना है।
या मान के चलो जैसे 12th क्लास में हम कंपटीशन की भी प्रिपरेशन करते हैं, तो फिजिक्स तो सेम है ना यार, बस उसको नेक्स्ट लेवल पे जाके पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई बिल्कुल डिफरेंट आइडिया डिस्कस वहां पे मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है ना, जब बच्चा 3rd ईयर फाइनल ईयर में अटेम्प्ट करने की बात करता है, उसके कोर सब्जेक्ट्स पे कमांड आ जाती है। बच्चा 5th सेम में ज्वाइन करता है ना, 1.5 साल उसके पास है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम गेट लेवल पे क्रैक करेगा, जो इंडिया का टफेस्ट पेपर है ना, तो क्या आपको लगता है कॉलेज सेमेस्टर में, कॉलेज एग्जाम में उसकी बैक लग जाएगी? दूसरी चीजों मैंने देखी है कभी कभी ना, बच्चा कॉलेज में बोर हो रहा है, उसे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो चीजों के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा। उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि यार उसको पढ़ाया कैसे गया है। मैं तो इस बात को मानने वाला हूँ, मेरे को बीटेक में 40 सब्जेक्ट पढ़ाए गए, बिल्कुल, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया ना, तो आज तक मेरा उस सब्जेक्ट से प्यार अलग है। पहली बार जब कोई टीचर जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता है, आपको लगता है मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरा मजा आ रहा है, बट ऐसा नहीं है सर। उस टीचर का इतना ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है ना सब्जेक्ट पे, आप इस चीज को कभी सोच ही नहीं सकते। तो होता ही है कि जब हमारे पास आके बच्चा पढ़ रहा होता है, हमारी यूट्यूब पे 1 शॉट देख रहा है, बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया, उसको लग रहा है कि चलो सर ठीक है, मैं तो क्या कहते हैं प्रिपेयर करता हूँ आपके साथ, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसको लगता है सर ये था ऑपरेटिंग सिस्टम, ये था कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये तो कभी मैंने जाना ही नहीं था, ये तो कभी पहचाना ही नहीं था, ये वाली प्रॉब्लम है। तो उसके बीटेक में इम्प्रूवमेंट शानदार हो जाता है। बच्चा मुझसे पूछता है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन वही कि सर दोनों चीजें साथ साथ कैसे मैं प्रिपेयर करूं। भाई अगर तू गेट में टेक्निकल सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ रहा है, उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, आपको प्रिपेयर करना ही नहीं पड़ेगा। 3.2 का पैकेज क्रैक करना कितनी बड़ी बात है, क्या पूछ रहे हैं वहां पे वो, आप पेपर उठा के देख लो। ये बात मैं पर्सनली भी अटेस्ट कर सकता हूँ। अभी जो संजय सर बता रहे हैं, मैंने भी अपने टाइम में बीटेक में 3rd ईयर में गेट एग्जाम लिखा था, और वो गेट एग्जाम के बारे में जान पाना और 3rd ईयर में लिख पाना का कारण मेरे बड़े भैया ही थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई इस तरह से पढ़ना है। बट फैक्ट बात यह है कि इनके कहने के बाद भी मैंने शायद गेट के एग्जाम से 1 हफ्ता पहले तैयारी की है ना, और उसके बाद भी एक डिसेंट स्कोर आ पाया। तो वो इसलिए था कि इसलिए नहीं कि गेट की तैयारी की थी, इसलिए कि बीटेक को थोड़ा सीरियसली पढ़ा था। सीरियसली मतलब थोड़ा ठीक से पढ़ा था, सीरियसली तो नहीं कह सकते सीरियसली पढ़ा था, बट थोड़ा ठीक से पढ़ा था। तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक तैयारी की आपको जरूरत नहीं है अटेम्प्ट देने के लिए। Correct. अगर आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा आप करने का ट्राई कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक तैयारी की जरूरत है, बट कम से कम आपको देना तो चाहिए ही, जिससे आप जो आपकी बेसिक बीटेक की नॉलेज भी चेक हो पाए। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा था मैं, तो ये 3 घंटे का एक पेपर है, जो आप समझ गए, क्योंकि 10% बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं, तो बहुत टफ साइड पे है। तो अगर आप 30% लेके आ रहे, 30 मार्क्स भी लेके आ रहे हैं, तो बेसिकली यू आर डूइंग प्रीटी गुड, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, पैटर्न की बात करें तो 3 घंटे के पेपर है, 65 मार्क्स होते हैं। बाकी मेरी डिटेल वीडियो भी है गेट के बारे में, वो बच्चे चेक कर सकते हैं पैटर्न के लिए। लेकिन मोटा मोटा आपको आइडिया बताऊं तो 70 to 80% इज द टेक्निकल पार्ट, जो हमारे 10 कोर्स सब्जेक्ट होते हैं वहां से पूछा जाता है। अभी सर आपने कुछ बीच में छोड़ दिया, आप कह रहे थे 65 मार्क्स होते हैं। 65 क्वेश्चंस होते हैं, 65 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन और सब इट्स ऑब्जेक्टिव पेपर। अच्छा। कुछ क्वेश्चन 1 मार्क होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क होंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, कुछ में 4 में से एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। समय के साथ बहुत सारे पैटर्न चेंजेस हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन, जिसको हम न्यूमेरिकल टाइप बोलते हैं, वो अभी आ रहे होते हैं, जहाँ पे आपको खुद से फिल करना होता है। कुछ क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो मोटा मोटा ये आइडिया, बट जितने भी कोर्स सब्जेक्ट है 7 to 8 मार्क का मोटा मोटा हर सब्जेक्ट का वेटेज होता है। तो ऐसा नहीं कि कभी कोई होता है ना कि 30 नंबर का डीबी में से पूछ लिया, ऐसा नहीं है। 7 to 8 मार्क डीबी में, 7 to 8 मार्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर 8 नंबर, इस तरह से पूरे बीटेक का कोर टेस्ट होने वाला है। करेक्ट। तो टोटल 7 to 80 मार्क्स ही हो जाते हैं। बाकी जो 10, 15, 20 नंबर बचे, उसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टी, वो सारी बेसिक चीजें वहां पर आ रही होती है। ओके। तो ये एक मोटा मोटा पैटर्न है। अगर कोई बच्चा ठीक ठाक पेपर से तैयारी करे, मैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि अब इसमें लाना कितना है ना। तो वैलिड गेट स्कोर कार्ड से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है ना। आप अपने रिज्यूमे में लगा सकते हैं, वो ऑब्वियसली आपको एक एज देता है। और प्लेसमेंट्स में मैं कई बार देखता हूँ कंपनीज कंसीडर करती है कि यार वैलिड गेट स्कोर कार्ड अगर है तो इंडिया में 10-15 लाख बच्चा हर साल पास आउट हो रहा है, जिसमें से 1 लाख गेट एग्जाम भरने की हिम्मत कर रहा है, उसमें से इसकी 10,000 रैंक है, तो उसको टेक्निकल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, ठीक। तो 10% बच्चा क्वालिफाई करता है, सिर्फ क्वालिफाई करता है। उसके अलावा तो कंपनीज वगैरह इसको वैल्यू करती है। हालांकि उसके अलावा अगर आप सोचोगे कि सिर्फ 30 मार्क्स के ऊपर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, और मेरा अच्छा कॉलेज से मतलब ये, मैं ये नहीं बात करता IIT मिल जाए, ऐसा कॉलेज कम से कम मिले, ठीक ठाक NIT या IIIT, जिसमें कि आपको कम से कम 15-20 लाख का पैकेज मिल रहा हो, तब करने का कोई मतलब बनता है ना।
तो उसके लिए कम से कम 40 मार्क्स आपको टारगेट करने पड़ते हैं, जो अगर गाइडेड तरह से प्रिपरेशन की जाए तो मेरे ख्याल से अभी तो मतलब 4 महीने में भी 40 मार्क्स अचीव करना बहुत पॉसिबल है, जो इस बार मतलब कुछ बच्चे हैं ना जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है ना, बट ठीक है, हो पा रही है नहीं हो पा रही है, बच्चा सरेंडर कर देता है एग्जाम से पहले। डोंट डू दैट। हाँ, मुझे लगता है कि सर शायद उतना टाइम ही नहीं बचा तो इस बार नहीं करते, अगली बार करेंगे। नहीं, मैंने देखा है कि अगर आप 4 महीना 100 दिन बहुत होता है ना, 3 से 4 महीना अगर आप डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे हैं, कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर आप लेके आ सकते हैं, जिसमें आपको 15 लाख का 20 लाख वाला कॉलेज आपको मिलता है। तो सर क्या सच में अब ये सही समय है अभी गेट के लिए प्रिपेयर करने का? फेब में एग्जाम है, हम ऑलरेडी अभी अक्टूबर की स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, शायद 4 महीने 4.5 महीने बचे हुए हैं, तो क्या ये सही समय है या बेस्ट टाइम क्या है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का? देखो, अगर मैं फैक्ट बात करूं ना, तो बेस्ट टाइम इज टू स्टार्ट अर्ली। जितना पहले आप स्टार्ट करोगे, आपके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। बहुत सिंपल सा मैथ है, क्योंकि कंपटीशन तो है भाई। कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, कोई बोल रहा है कि सर मैं 1 साल में 6 महीने में इतना रैंक ले आया, बिल्कुल ले आया होगा। हमें अपने बारे में देखना है, हमें अपने बारे में सोचना है कि हमारे में कितनी वर्थ है। तो अगर आप मुझसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम बोलेंगे, देन द बेस्ट टाइम इज टू स्टार्ट इन द 3rd सेमेस्टर, 2nd ईयर में। 1st ईयर में नहीं करना चाहिए। 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर बोलता हूँ, 3 सब्जेक्ट आपकी रियल बीटेक होती है, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद भी थोड़े एडिशनल सब्जेक्ट रहते हैं, उससे पहले आपको बेसिक साइंस पढ़ा रहे होते हैं। तो आप 3rd सेमेस्टर में स्टार्ट करिए। मिस हो गया वो पार्ट, आपने नहीं सोचा उस समय, इतना एंटिसिपेट नहीं किया था, 5th सेम में स्टार्ट करिए। बट द की इज टू स्टार्ट। ज्यादातर बच्चा तो सर एनालिसिस पैरालिसिस में है, वो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है। सर मैंने गेट का भी फॉर्म फिल किया हुआ, मेरे को प्लेसमेंट भी करना है। अब 10 दिन 15 दिन तैयारी करी, एक दोस्त का प्लेसमेंट हो गया, पेट में दर्द हो गया, वो सोचा पहले प्लेसमेंट कर लेता हूँ। फिर प्लेसमेंट में कुछ नहीं हुआ तो बहाना था कि मैं तो गेट की तैयारी कर रहा था, बट अल्टीमेटली हुआ कुछ नहीं। तो पॉइंट ये है, अब इतना टाइम सफिशिएंट है कि बच्चे पूछते हैं इसमें कितनी रैंक आ सकती है। पॉइंट ये कि तैयारी नहीं करोगे, एग्जाम नहीं लिखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा ना भाई। लेकिन ये मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ, अगर आप ठीक ठाक बच्चे भी है, मैं नहीं कह रहा अपनी क्लास के टॉपर है ना, टॉपर नॉर्मली बहुत अच्छे नंबर नहीं लाते गेट में, मैंने ऐसा देखा है। तो अगर आपकी ठीक ठाक लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी है, तो मुझे लगता है कि आप प्रिपेयर करके 40, 50, 60, 70 भी आते हैं बच्चों के, बट इतने रेस्पेक्टेबल मार्क ला सकते हैं, जिसमें अगेन आपको वो कॉलेज मिलता है जिसमें आप बहुत आराम से एक अच्छे लेवल का NIT, IIIT, जिसमें आप बहुत आराम से 15 से 20 लाख का पैकेज मिनिमम लेके जाते हैं। ठीक बात। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है, बट देर नहीं हुई है ना। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे हैं कि सर हमारा तो अभी तो हम 3rd ईयर में या 2nd ईयर में, हमारा तो टाइम 26 में होने वाला है। तो भाई ये ना एक लेवल का बहाना होता है कि ये तो टाइम चला गया, मैं तो सर 26 फोड़ूंगा, ये तो मैंने ऐसे ही भरा है, मैं लिख नहीं रहा पेपर, समथिंग लाइक दिस। अगर आपको 60, 70 मार्क्स लाने हैं ना, द की इज कि एक बार आपको पेपर पहले लिखना पड़ेगा। फैक्ट ये, ज्यादातर बच्चों के लिए बात ठीक है। और होता ही है ना कि अपन सोचते हैं मॉक टेस्ट लिखेंगे, ये लिखेंगे, गेट से अच्छा मॉक टेस्ट है क्या? नहीं। तो अगर 3rd ईयर में अगर आप फैक्ट है, अगर आप कह रहे हो कि मेरे को IIT जाना है सर, मेरे को PSU जाना है, मैं हमेशा बच्चों को टारगेट देता हूँ 3rd ईयर में या फर्स्ट अटेम्प्ट में 40 मार्क टारगेट करो। 40 को 60, 65, 70, 75 कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा, है ना। बट इट्स वेरी रेयर कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके 0 नंबर आया, नॉट क्वालिफाइड है, माइनस में नंबर आ रहे हैं, और फिर आप सोच रहे हो 4 महीने में 60 आ सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, बट फैक्ट है उनके खुद नहीं आए, तो बहुत मुश्किल है आना। नहीं सर, मैंने भी देखा है, क्रैक गेट एग्जाम इन 1 आवर, क्रैक गेट एग्जाम इन 10 डेज, वो आता रहेगा, वो तो रोज। अब मुझे नहीं पता, जो बड़ी बड़ी कोचिंग है सबको टारगेट मिलते हैं अपना सेल्स टारगेट पूरा करने के। अपने तो ऐसा नहीं, हम क्वालिटी की तरह काम कर रहे होते हैं। और मैं नहीं, मेरी आज तक आप एक वीडियो नहीं दिखा सकते। जब मैं बड़ी बड़ी कोचिंग के साथ काम करता था तब भी मैंने कहा सर ऐसे सेशन मैं नहीं ले सकता सर, एक बना दीजिए ना, रोड वे टू AIR अंडर 100। और मेरे को, मैं अगेन इस बात को मैं बहुत जोर देता हूँ इस पॉइंट पे ना, लोगों ने इस चीज को बहुत फैंटेसाइज कर दिया है कि अंडर 100, अंडर 100, अंडर 50। उसमें टीचर कम्युनिटी की भी बहुत बड़ी गलती है। इससे होता ही है ना, वो बच्चा जो अटेम्प्ट कर सकता है, वो बच्चा जो डिसेंट मार्क्स ला सकता है, वो भी नहीं ला पा रहा, कि उसको लग रहा है अंडर 50 नहीं लाया, अंडर 100 नहीं लाया तो कुछ भी नहीं होगा। हम हर साल काउंसलिंग कर रहे होते हैं, और हमारा पूरी कोशिश होती है कि जुलाई तक बच्चों को हर जिनकी जो पॉसिबल रैंक है डिसेंट में पहुंचा सकूं। 40 मार्क्स जो बच्चा लेके आ रहा है, यू आर अ विनर, ट्रस्ट मी, एंड यू विल बी एबल। ऑब्वियसली आपको IIT बॉम्बे नहीं मिलेगा, बट आपको सर वो कॉलेज मिलेगा जिसमें आपका पैकेज 15 से 20 लाख का लगेगा। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा,
बट इतना कंफ्यूजन फैला दिया ना मार्केट में, अंडर 100, अंडर 50, अंडर 100, अंडर 50 प्रॉब्लम है। लास्ट ईयर हमारे बैच में सिर्फ 100 स्टूडेंट्स हमने लिए थे फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमने नॉलेज गेट के अंदर चलाया था, और 40 से 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 40 मार्क्स प्लस आए, जो कि मैं मानता हूँ बहुत बड़ी बात है। और वो सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेज में पहुंच चुके हैं, और 2 साल में देखिएगा, पुराने 10 साल से जो पढ़ा रहा हूँ अलग बात है, अभी तो मैं नॉलेज गेट की बात कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा वो बच्चे कितने अच्छे अच्छे पैकेज लेके बाहर आते हैं। ठीक बात है। तो एग्जाम पैटर्न भी हमको समझ आया, हमको सही टाइम भी समझ आया, और ये भी सही समझ आया कि सही टारगेट क्या होना चाहिए, कि ये जरूरी नहीं है कि भाई मैं या तो सीधे IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लूंगा वरना फिर इस एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। एक वाइड रेंज है जिससे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, चाहे वो कॉलेज में जाने की है, चाहे वो रिसर्च की है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की है। आपको ये समझना है ना, आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम प्लेसमेंट है, IIT नहीं है। IIT में जाके अभी न्यूज थी ना, 30% बच्चे IIT के ऐसे घूम रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम प्लेसमेंट है, IIT नहीं है। तो आपको प्लेसमेंट चाहिए, IIT में प्लेसमेंट मिलेगा, बट प्लेसमेंट तो दूसरे कॉलेज में भी मिल रहा है, उस कॉलेज में भी जाना है। एक और बात हम यहाँ पे मिस कर गए, वो ये कि M.Tech करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है, ये लगभग फ्री होता है। अब किसी को MBA करना है सर, लेकिन एजुकेशन लोन ऑलरेडी चल रहा है, या 20 लाख 25 लाख तो तब है जब हमें अच्छा कॉलेज मिल गया, रैंक ले आए। 12th क्लास में अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए, वरना आप कैट में कितना भी फोड़ लो, आपको ओवरऑल जो उनका एग्रीगेट नंबर बनता है वो नहीं मिलेगा। कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी स्किल नहीं, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो सारे एडवांटेज यहाँ पे हैं गेट में, कि आप, क्योंकि आप टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, इजंट इट, आपको उस लाइन में नहीं जाना। दूसरी बात, आपकी पहली तो फीस कम है, दूसरा हर महीने आपको, अभी हमारे टाइम में 8,000 था, शायद 12,800 है, आपको सब पता नहीं, पता है कि नहीं पता, हर महीने 12 से 13,000 रुपए आपको स्टाइफन मिलेगा, जैसे MHRD आपको देगी। सर मैं तो 8-9 हजार रुपए की, तो हमारे यहाँ के कुछ बच्चे जिनकी जॉब नहीं लग पा रही 8,000 में जॉब करने के लिए तैयार है, यहाँ 12,000 पढ़ाई करने के लिए मिलेंगे। 8,000 में इसलिए जॉब करने तैयार है ना, क्योंकि अगेन पोटेंशियल नहीं है। सरकार कह रही है कि अगर आप 40 नंबर ला सकते हो गेट में, आप मन लगा के पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, और उसके लिए उसका सारा खर्चा हम आपको दे रहे हैं। तो सर ये सिर्फ IIT से M.Tech करो तो मिलता है? जी नहीं, आप गेट क्वालिफाई करके किसी भी कॉलेज में जाते हैं, वो NITs हैं, वो IIITs हैं, वो स्टेट के कुछ अच्छे कॉलेजेस हो सकते हैं, हर एक के अंदर आपको MHRD स्टाइफन देती है। तो और खर्चा करने की जरूरत नहीं, दोबारा घर वालों से कहने की जरूरत नहीं कि फिर से पैसे दे दीजिए, फिर से नहीं, आप कुछ ना कुछ वापस ही भेज देंगे, ट्रस्ट मी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ठीक है सर, इतनी बात तो मुझे समझ आ गई, एग्जाम पैटर्न समझ आ गया, ये समझ आ गया कि कब स्टार्ट करना है। अब मान लीजिए ये तो कब स्टार्ट करना है, तो अब स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करूं कैसे? अगर मान लीजिए मैं एकदम बिगिनर हूं, करेक्ट, तो मैं कहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट करूं, कहाँ से बिगुल बजाऊं? करेक्ट। देखो ये बहुत सारा कंफ्यूजन है ना। कुछ लोग एक मैं कॉमन क्वेश्चन बता रहा हूँ कि 10 साल हो गए मेरे को, कि सेल्फ स्टडी से हो सकता है क्या, मैं कर पाऊंगा क्या, है ना, क्या कोचिंग जरूरी है, यूट्यूब से सिर्फ कर पाएंगे क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हर एक क्वेश्चन का जवाब है हाँ हो सकता है, कोचिंग से हो सकता है, हाँ हो सकता है, सेल्फ स्टडी से हो सकता है, हाँ हो सकता है। पॉइंट ये है कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। देखो हर किसी का पोटेंशियल अलग है। मैं कहता हूँ क्या एकलव्य होना संभव है? हाँ है, बट कितने एकलव्य हुए आज तक? तो ज्यादातर केस में जो सिस्टम हमने बनाया ना, एक गुरु होगा जो आपको समझाएगा, अपने एक्सपीरियंस से चीजें बताएगा, वो सारी चीजें। बच्चा एक कॉलेज में जा रहा है, आज के टाइम में मैं बात करूँ किसी भी कॉलेज की, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट पैसे वाली चीजें पैसे से ही होती है। तो मेरे ख्याल से किसी भी कॉलेज बच्चा जो बीटेक करता है, कम से कम 5 लाख, तो मैं बहुत बेसिक मान के चल रहा हूँ, 5 लाख तो लगते ही है। आई नो दोस कॉलेजेस प्राइवेट जिसमें 40, 50 लाख रुपए भी लग रहे हैं पूरी बीटेक। अच्छा, मुझे लगा 5 लाख रुपए साल ही बोल रहे हैं सर। मैं 5 लाख रुपए टोटल बात कर रहा हूँ। हाँ, है ना, बिल्कुल, इतना तो मिनिमम लग रहा है, मिनिमम। यस। लेकिन जब बात आती है, अच्छा बच्चा उसमें भी ओके है, बच्चे को सर्टिफिकेशन चाहिए, कहीं से जुगाड़ हो रहा है, 2,000 में मिल जाएगा, 5,000, बच्चा वो भी करने के लिए तैयार है। लेकिन जब बात होती है ना प्रिपरेशन की, और ये सिर्फ मैं गेट की बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता है क्या फिक्सेशन है कि बच्चा जब क्लासरूम प्रोग्राम में जाता है, फिजिकल कोचिंग में, वहां बच्चा 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। लेकिन जब बच्चा ऑनलाइन कोर्सेज में जा रहा है ना, तो उसको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि यार दिस इज ए प्रॉब्लम है, मेरे को फ्री मिलना चाहिए, या मेरे को सिर्फ यूट्यूब पे देखना है। तो मैं यहाँ पे 2-3 बातें बोलता हूँ। अगर आप हमारे पढ़ाने के तरीके से मेरी चीजों के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, मेरा स्टेप नंबर 1 है कि आप जाओ और यूट्यूब के ऊपर मैंने 1 शॉट वीडियो डाले हुए हैं, 12 घंटे की वीडियो, वो भी 12 घंटे के इसलिए क्योंकि 13 घंटा यूट्यूब अलाउ करता नहीं है, रोक देता है ना।
सेमेस्टर्स वाले सब्जेक्ट्स भी हैं जो 5 से 6 घंटे में मेरे ख्याल से हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे सेमेस्टर में देखते हैं, और 12-12 घंटे के वो कोर्सेज मैंने डाले हुए हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है, और वो कोर्स मुझे लगता है अगर आप पूरा कर लेंगे तो इस बात का पूरा पोटेंशियल है कि आप 30 नंबर 40 नंबर प्लस अच्छा करेंगे तो ज्यादा भी ला सकते हो, ऑब्वियसली स्काई इज द लिमिट। बट ज्यादातर केस में प्रॉब्लम ये है, और वो मेरे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ है, कंसिस्टेंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनवायरनमेंट। देखो जब हम फिजिकल कोचिंग जाते थे, हम ट्यूशन जाते थे, तो एक शेड्यूल बन गया दुकानदार की तरह, जाना ही है, उसे शटर 7 बजे उठाना ही है, झाड़ू लगानी है, अपने काउंटर पे बैठना ही है। उसके लिए ट्यूशन आप जाएंगे, किस दिन आपका मन करेगा नहीं करेगा, लेकिन फिजिकल क्लासरूम आपको जाना है। ऑनलाइन में सबसे बड़ा एडवांटेज बच्चे को ये है, या हम बोल रहे ओवरऑल डिसएडवांटेज ये है कि बस एक क्लिक ही तो करना है बंद करने के लिए, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंपटीशन की ऐसी फील नहीं आ रही। यूट्यूब वीडियो हाँ देख लेंगे, कब देख लेंगे, कैसे देख लेंगे। तो जब आप प्रॉपर गाइडेड तरह से आगे बढ़ते हो ना, आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट मिलता है, आपको समझ आता है यार इतने सारे बच्चे एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका नॉलेज लेवल यहाँ तक पहुंच चुका है, मेरे को क्या करना है, टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, वो सारी चीजें मिलती हैं। उसके बाद लाइव क्लास में मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ और बच्चे आंसर दे पा रहे हैं। अब मैंने लाइव क्लास में टॉपिक पढ़ाने के बाद पोल चलाया, जिसमें ज्यादातर बच्चे 2 से 3 मिनट के अंदर आंसर कर पा रहे हैं, मैं क्वेश्चन भी इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, तो देयर समथिंग रॉन्ग ना, मुझे उस पर कुछ काम करने की जरूरत है ना, ये इंडिविजुअल फील कभी आएगा ही नहीं, वो वाला एडवांटेज। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नहीं मिल रही होती। तो अब कुछ बच्चे इतने पोटेंशियल रखते हैं, उनको मेरे वन शॉट की भी जरूरत नहीं है, वो खुद से करके स्टैंडर्ड बुक पढ़ के कर सकते हैं। बट ज्यादातर बच्चों को बहुत समय लग जाएगा चीजों पे काम करने में। बच्चा बीटेक में हर चीज की वैल्यू कर रहा है, टाइम की वैल्यू नहीं कर रहा। उसको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। अब मेरे को अगर योगा सीखना है, अब भगवान ने इतना ब्लेस हमें कर दिया है, योगा सीखना है, बच्चों का इतना प्यार है, तो यार मैं एक अच्छा योगा टीचर हायर करूंगा ना यार। ऑनलाइन भी अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, मैं सोचता हूँ मैं यूट्यूब की कोई वीडियो देख लूंगा, अभी लिख लो आप योगा, 5000 वीडियो आती है, कौन अच्छा कौन खराब, स्ट्रक्चर नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप स्टार्ट करेंगे, मैं कहता हूँ मेरे वन शॉट से स्टार्ट करिए। 12 घंटे की वीडियो बनाई इसलिए है कि आप बार-बार इधर ना भागे। एक वीडियो आज 2 घंटे देख लेना, बट कल वहीं से आगे चालू करना है। अगर आप वो स्टेज पार कर जाते हैं, ठीक है, और कोई बच्चा कहता है सर बस मैं इसी से करूंगा और मैं कर ले जाऊंगा, मेरा सवाल आपसे ये है, अगर आप मेरी 12 घंटे की रिकॉर्डिंग देख के, यूट्यूब वीडियो देख के 40 मार्क्स ले आए, है ना, तो आपने बहुत अच्छा किया, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ इस बात को। बट अगर आप डेली मेरी लाइव क्लास अटेंड करते, अगर आप डेली जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो होमवर्क करते, यूट्यूब पे ऑब्वियसली इतना पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल क्लास में जो हमारे रिकॉर्डेड हाइब्रिड कोर्सेज है, 50% से ज्यादा टाइम मैं सिर्फ PYQ सॉल्व कराने पे लगाता हूँ। हर टॉपिक पे अगर आप 20-20 PYQ सॉल्व करते तो ये नंबर 40 से 42 हो सकते थे क्या? मैं 62 की बात नहीं कर रहा, 42 हो सकते थे क्या? सर हो सकते थे। तो अब बताओ, मेरा 5000 का 7000 का जो मैं इतने नॉमिनल फीस में कोर्स चला रहा हूँ, और मैं सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो नहीं दे रहा, पूरे साल बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी वैल्यू ज्यादा है। अभी बच्चा सोचने का 2 नंबर से क्या हो जाएगा। पॉइंट ये है कि अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी से कर सकते थे, तो ऐसा नहीं है ना मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो मैं फिजिकल कोचिंग या मैं ऑनलाइन कोचिंग नहीं ले सकता, तो कोचिंग से तो और ज्यादा हो सकता था ना, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? ये मेरे को नहीं बात समझ आती। और ये जो आर्ग्यूमेंट सर पहले 12th वगैरह में होता था तो समझ आता था कि यार कोचिंग 8 घंटे की 9 घंटे की दिन की कोचिंग है, हाँ। तो या तो मैं कोचिंग कर पाऊंगा या मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊंगा। करेक्ट। अब आजकल तो अगर हम क्लास भी लगा रहे हैं तो दिन की 2 घंटे की क्लास है। हाँ। मतलब आप ये समझो ना कि 12th क्लास में क्या हम ये क्वेश्चन जनरली सोचते हैं कि मेरे को कोचिंग की क्या जरूरत है, मैं सेल्फ स्टडी से कर सकता हूँ क्या? सबको पता है यार पेपर बहुत टफ है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बच्चे लगे हुए नहीं कर पाएंगे, और आप 3-4 साल में उस लेवल में पहुंचे। टाइम इंपॉर्टेंट है भाई। आप सोचो 1 साल आप अगर बीटेक के बाद ड्रॉप करके प्रिपेयर कर रहे हो, अभी आप सोच ही नहीं सकते करियर के 1 साल लॉस होने का क्या वैल्यू होती है, आप उस बात को सोच ही नहीं रहे हो। तो जहां तक बात है, मेरे को लगता है अगर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वीक है कि बस कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो यूट्यूब इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। सारे नोट्स मैंने फ्री किए, और ये वही नोट्स हैं जो मैं अपने फिजिकल एक्चुअल क्लास में यूज करता हूँ। अच्छा, अलग अलग नोट्स नहीं, कोई मेरे सेपरेट नोट्स नहीं है, जो है बच्चों के लिए। लेकिन पोर्टल के ऊपर हम जब क्लास लगाते हैं, पोर्टल का खर्चा है सर, जो ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को मैं नाम नहीं ले रहा, बट एक बार बच्चे ने एनरोल किया, फीस दी, चले गए, तो वहां पे हर बच्चे के पास मेंटर हम अलोकेट कर रहे होते हैं। आप मेरे को बताओ, मेरे बैच के बच्चे का नाम बताओ, मैं बता दूंगा कि उसने कब कितनी क्लास अटेंड की। हमारे मेंटर्स को पता होता है कि वो अगर बहन की शादी थी तो क्यों नहीं अटेंड कर पाया, उसकी तबीयत खराब थी, क्या कारण है। तो बच्चे को स्टेप बाय स्टेप हम लेके चल रहे होते हैं आगे। वो चीज वहां पर मिसिंग हो जाती है। और फिर वही बात है
कि मैं अकेला कर सकता हूँ, बट अगर ये सब हो, कोई कान खींचने वाला हो, पूछने वाला हो, टोकने वाला हो, गलती को सुधारने वाला हो, तो कितना कुछ अच्छा किया जा सकता है। वो चीज है। नहीं, ये बात तो सर बहुत अच्छी मुझे समझ आई, और ये भी समझ आया कि अगर स्टार्ट करना है और हमें इम्पोर्टेंस समझ आ रही है अपने टाइम की, उस अटेम्प्ट की, तो एक नॉमिनल फीस में अगर मुझे वो हेल्प मिल सकती है तो मुझे लेनी चाहिए। हालांकि साथ साथ मुझे ये भी देखना चाहिए कि मैं उसका फायदा भी उठा रहा हूँ, और वो हमारे मेंटर भी वैसे कोशिश कर रहे होते हैं। पूरा एफर्ट अपन पे मार क्यों रहे। अब मैं ऑब्वियसली उनमें नहीं होगी, हाँ मैं आपको दिखाऊं मैसेजेस और चैट्स वो सब, बट जितनी भी 2-4 बड़ी बड़ी कोचिंग्स या बोल लेते हैं जो कंपनीज चल रही हैं, क्या ऐसी कोई कोचिंग नहीं है क्या जिसके पास से हमारे पास सीधे CSIT में HOD बनने का ऑफर ना हो? गलत कह रहा हूँ तो बताइए। नहीं, बिल्कुल। क्या आजकल जो बड़े बड़े नाम है, पूरी गेट कैटेगरी लीड करने के लिए ऑप्शन नहीं है क्या? बट अगेन हर किसी का अपना कंपल्शन है। फिर वही सर ये कोड यूज करो, सेल करो, बच्चों को यूट्यूब से लेके आओ, वो सब नहीं करना। हमें प्योर पढ़ाना है, हमें पता है बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत है, वो एफर्ट कर रहे हैं और इसलिए रिजल्ट आता है। वो चीज ठीक बात है। तो सर मान लीजिए मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली, मैंने बुक्स जो स्टडी मटेरियल है वो भी देख लिया, 1 शॉट वीडियो से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब आपने कहा था 100 मार्क्स का पेपर है, 70 मार्क्स का कोर आएगा, 70-75 का। तो मैं बैलेंस कैसे स्टैब्लिश करूं कि कितना समय मुझे कोर स्टडी में देना चाहिए? इंग्लिश मेरी बहुत वीक है, हमारे बहुत बच्चों की बहुत इंग्लिश वीक है, तो क्या पहले इंग्लिश में पहले इंप्रूव कर लूं, उसके बाद कोर पे करूं? कैसे बैलेंस बनाया जाए? देखिए, अगर आप हमारे बैच के अंदर हैं तो फिर आपको क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा। तो जो हम पूरा गेट बैच के अंदर भी क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं 120 डेज के अंदर, तो जो पूरा एकेडमिक कैलेंडर है वो पूरा पब्लिश्ड है। अच्छा। तो आप नहीं डिसाइड करोगे, क्योंकि आपका मन पिछले 5 साल में 4 साल में क्या करता है आप जानते हो। मैं बताऊंगा किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो भी प्री डिसाइडेड है। और अगर DBMS पढ़ने में आपने 1 महीना ले लिया तो 20, 40, 50 नंबर का नहीं आ रहा है, वो 7 ही नंबर का आ रहा है। कब किस टॉपिक को पढ़ना बंद कर देना है, क्योंकि जब मैं उसको ज्यादा पढ़ूंगा मैं किसी दूसरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का टाइम खा रहा हूँ, जो कि मैं गलती कर रहा हूँ, तो जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी चूज कर रहे हैं और सिर्फ 1 शॉट वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मेरी एक सिंपल सी फिलॉसफी होती है, स्टार्ट विद द इजी सब्जेक्ट फर्स्ट। क्योंकि होता ही है ना, और वो इजी सब्जेक्ट मेरा कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है। अब कोई बच्चा कहता है मेरे को नेटवर्क आसान लग रहा है, कोई कह रहा है मेरे को DS आसान है, किसी को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आसान लगता है। आप मुश्किल सब्जेक्ट्स उठा लेते हो। इट्स लाइक कि टेस्ट में स्टार्ट हुआ और पहली 2 ओवर में 2 विकेट चले गए, बस गए अब आप, क्योंकि उसमें आप टाइम लोगे। और मैं जानता हूँ होता ही है कि कुछ समय बाद बच्चे का मन करता है यार अभी इसे छोड़ देते हैं, इसे रोक लेते हैं, अभी अपन कुछ और काम करेंगे, किसी और चीज पे एफर्ट मारेंगे। कोई बात नहीं सर, होता है, सब लाइसेंसी घूम रहे हैं तो किसी और चीज पे एफर्ट मारेंगे, कुछ और काम करेंगे, और फिर मन बहल जाता है। तो आप इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। मान लो आपने जो भी सब्जेक्ट लिया, लेट मी से ऑपरेटिंग सिस्टम लिया, आपको आसान लगता है, आपने पढ़ा, काम किया, एक बेसिक लेवल पे आप पहुंच गए, तो दूसरे सब्जेक्ट पे जाने के चांसेस आपके अच्छे हो जाते हैं। तो इजी से डिफिकल्ट की तरफ सॉर्ट करो, लेकिन एक टाइम, एक कैलेंडर, एक शेड्यूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को, जब तक टारगेट नहीं बनाओगे ना, मैं हमेशा डायलॉग मारता हूँ कि यार 50 ओवर में 300 रन बनाने हैं, तो 15 ओवर में 100 बनाने पड़ेंगे ना। रन रेट इज इंपॉर्टेंट। बाद में आप ये नहीं बोल सकते सर मैंने तो सोचा ही नहीं था, टाइम कम पड़ गया। कैसे पड़ गया? तेरे को नहीं पता था पेपर किस दिन है? ये वो वाले सरकारी पेपर तो है नहीं कि 6 महीने पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, अभी डेट ही नहीं आई, 5 दिन पहले डेट आएगी पेपर होगा। पता है संडे को, सेकंड संडे ऑफ फरवरी को पेपर होना है, तो टाइम डिसाइडेड है। तो उस चीज को पूरा शेड्यूल बना के प्रॉपर लेके चले, और फिर उस पर लगातार आपको काम करना है। रही बात आपके नॉन टेक्निकल पार्ट की, तो इसमें मेरा टेक थोड़ा सा सॉलिड वाला ऐसे है सर, 5 से 7 नंबर की इंग्लिश आनी है ना। अब अगर 20-22 साल के घोड़े आप हो चुके हैं और आपकी इंग्लिश जैसी आप जानते हैं, तो मैं आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर तो आपको अंग्रेज बना नहीं सकता, है ना। कोई सुधार नहीं हो पाएगा। बशर्त है अगर उतना समय आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को दो, तो वहां पे आप कितने नंबर एक्सटेंड कर सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कोर मैथमेटिक्स है, मैट्रिक्स है, लीनियर अलजेब्रा, बहुत सारे बच्चों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है। यार एक क्वेश्चन आना है 2 नंबर का, अगर आया तो वो भी श्योर नहीं है, तो उसके लिए अब अगर इतना एफर्ट आप मार रहे हो कि टोटल कंफ्यूजन हो रहा है और आपके कोर सब्जेक्ट्स का टाइम जा रहा है, तो अगेन इस चीज का कोई मतलब नहीं है ना। तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। तो आपको जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रायोरिटी रखनी है। जैसे मैंने बोला था 70 मार्क्स का है, तो मेरा ऐसा है ना 70 मार्क्स में आपको 50 मार्क टारगेट करने हैं कोर में।
उसके अलावा नॉन टेक पढ़ना है बट उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं मारना। अच्छा, वो मतलब ऐसा नहीं कि वो मान लो 25 नंबर का है तो उसको 25% एफर्ट देना है, उसको 5 से 10% एफर्ट में काम किया जा सकता है। करेक्ट, और वो भी शायद एग्जाम के पास। मेरा तो सिंपल रूल है, जितना वेटेज उतना एफर्ट दो ना भाई। अगर 20% वेटेज है नॉन टेक का तो 20% ही एफर्ट दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, और वो भी एग्जाम के पास दो, क्योंकि इंग्लिश आपने पहले पढ़ ली तो फिर भूल जाने वाले हो आप एंड तक। नहीं, अच्छा, इंग्लिश याद करके तो भूलोगे नहीं, क्वेश्चन का तो आंसर करना नहीं, कहानी तो याद करनी नहीं है। अच्छा, तो बोलता हूँ ना ही एग्जाम के बहुत पास पढ़ना है और ना ही जब पेपर की तैयारी शुरू करो तब पढ़ना, उसको कहीं बीच में रखो। अच्छा। जब एग्जाम पास में आ गए तो सिर्फ कंसंट्रेट करना है अपने कोर सब्जेक्ट्स पे, टेक्निकल टॉपिक्स पे। ठीक बात। रैंक निकालनी है तो 70 में से 50 नंबर नॉन टेक्निकल में लाने पड़ेंगे, बाकी 30 में से 10 से 12 नंबर आपके ऐसे आ जाने वाले, बहुत अच्छा करोगे 20 आ जाएंगे। तो 50 + 10 60 और 50 + 20 70, ये इक्वेशन है। 50 तो लाने ही लाने हैं टेक में। ठीक बात है। तो सर अब ये भी समझ आ गया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना पड़ेगा, ये और बताइए। क्या आईएएस की तरह 15-16 घंटे दिन में पढ़ाई करनी पड़ेगी, या सुबह उठ के आधा घंटा पढ़ लूं तो काम चल जाएगा? देखिए, अभी वही डिपेंड करता है कि आपने प्रिपरेशन कितना पहले स्टार्ट की। हम्म। बट अब जैसे क्रैश कोर्स की बात हम करें तो अगर आपके पास 4 महीने हैं तो आपको ये सोचना बेईमानी है कि मुझे कितना पढ़ना है। आपके पास जितना समय है उतना पढ़ना है। बहुत सारे लोग यहाँ बोलेंगे बीच में सेमेस्टर भी आएगा, कॉलेज भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो जितना समय मिल जाए उतना पढ़ना है। लेकिन मेरे ख्याल से दिन में अगर आप अभी 4 to 8 आवर के बीच में अगर आप समय निकाल पा रहे हैं तो मुझे लगता है आप डिसेंट एफर्ट कर रहे हैं। आपको ये समझना है कि कोई घोड़ागिरी वाला काम नहीं है, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डायग्राम रटने नहीं है। मान लीजिए एसी जनरेटर का डायग्राम रट लिया आपने, या ऑपरेटिंग सिस्टम पेजिंग का डायग्राम रट लिया, 5 नंबर में लिखने को थोड़ी आएगा, आपको उसको समझना पड़ेगा। तो बच्चे कभी कभी सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। आई हैव स्टूडेंट्स जहां पर मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा उन्होंने पढ़ाई करी और दे गेट वेरी डिसेंट मार्क्स। कुछ बच्चे हैं कि सर 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, नहीं आ रहे नंबर, नहीं है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो वाली चीज है। ठीक बात है। तो अब जितना समय है उतना पढ़ना है। अगर मैं सेकंड ईयर में हूँ या थर्ड ईयर में हूँ, मैं सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हूँ तो शायद थोड़ा कम पढ़ के काम चल सकता है। बट अभी अगर मैं ये अटेम्प्ट देने वाला हूँ और 4 महीने बाद पेपर है तो मुझे तन मन धन लगाकर इसको जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं, अब मान लीजिए 26 की तैयारी कर रहे हैं, हमारे बैच में भी है नहीं है, तो पहला काम तो ये करना है, सेमेस्टर में जो 4-5 सब्जेक्ट कोर हैं बस वही पढ़ लो ना यार। आपके 3-4 सब्जेक्ट हैं, सेमेस्टर के भला हो गया, इतने बड़े आप करूँ है नहीं कि सब कुछ कंप्लीट कर देते सर हम, तो आप उन्हीं से स्टार्ट कर लो। अच्छा, तो सर हमारे कोर्स में लाइव क्लास के अलावा मैं अपने मन से भी कोई सब्जेक्ट उठाकर पढ़ सकता हूँ, उसका कंटेंट पहले से पढ़ा हुआ है? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि, अगेन मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्यादातर केस में प्रॉब्लम ये है कि बच्चे मतलब लोग क्या करते हैं, आप किसी का नाम ले लो, है ना, मैं नाम ले नहीं रहा हूँ बट आप चेक कर लो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जो भी कोई गेट के लिए कोचिंग दे रहे हैं वो लास्ट बैच की लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग उठा के डाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बेसिकली जो डेड डेटा है। अब आप मुझे बताओ, मैं 2 घंटे की लाइव क्लास लगाता हूँ, उसमें हंसी मजाक भी होती है, बच्चों के डाउट्स भी होते हैं। जो बच्चा ऑफिस से आके, कॉलेज से आके 2 घंटे का 3 घंटे का समय निकाल के बैठा है, उस वीडियो को बेचारा कोशिश कर रहा है 1x पे, देखो उसमें आधी वीडियो तो बकवास में खत्म हो रही है। तो हमने कोई प्रीवियस बैच का रिकॉर्डिंग उठा के नहीं डाला, जो कि मेरे लिए बहुत आसान था। मैंने समय निकाल के 6 महीना साल भर बैठ के इंडिपेंडेंट स्टूडियो में एक टॉपिक रिकॉर्ड किया है। कई बच्चे बोलते भी हैं सर वो लाइव क्लास में तो सर 60 घंटे में कंप्लीट हुआ था सब्जेक्ट, यहाँ पे कम में हो गया। अरे नालायक, कम में से इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें मैंने एफर्ट मार के उसको कम टाइम में कंप्लीट किया है। इसमें मेरा बड़ा स्टैंड है। बहुत सारे टीचर हैं इंडिविजुअल, एक सब्जेक्ट लिया उसको पढ़ा दिया, 60 घंटा पढ़ा दिया, 90 घंटा पढ़ा दिया। मेरे पास क्या ना, मेरे को एडवांटेज ये मिलेगा कि आप बहुत खुश हो जाओगे, पता है प्रशांत सर को जो एल्गोरिथम आता है ना भाई, नेक्स्ट लेवल करा दिया यार, वो भी सिखा दिया। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक सब्जेक्ट 10 घंटा पढ़ा सकता था, 20 घंटा पढ़ा सकता था, मैंने आपको 60 घंटे पढ़ा दिया, क्या मैंने दूसरे सब्जेक्ट का टाइम नहीं खाया? बिल्कुल। ऐसा मैंने आज तो कोई बच्चा नहीं देखा जो बोलता है कि बाद में बोले सर टाइम एक्स्ट्रा था, मेरी तो प्रिपरेशन पहले ही कंप्लीट हो गई थी। आप कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लो, आप बाद में पेपर को अंडर एस्टिमेट करके ही जाओगे। आप किसी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ रहे हो तो किसी दूसरे सब्जेक्ट का समय खा रहे हो। तो मेरे पढ़ाने की बात ये भी है, जब मैं गेट के बैचेस में पढ़ा रहा होता हूँ, अगर मैं आपको ओएस पढ़ा रहा हूँ तो मैं ओएस नहीं पढ़ा रहा, ओएस फॉर गेट पढ़ा रहा हूँ। किस टॉपिक में किस साल में कितने क्वेश्चन आए हैं वो मेरे टिप्स में है, तो मेरे को पता होता है कि इवन पैटर्न भी एग्जाम में कैसे चेंज हो रहा है। 15 तक इस टॉपिक से नहीं आया था, 18-20 में आया, अभी रिसेंट ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस टॉपिक पे उतना ही एफर्ट दिया, उतना ही टाइम दिया है। तो आंसर टू योर क्वेश्चन इज,
लगभग 3000 सेपरेट वीडियोस हैं रिकॉर्डेड कोर्स में, जो सिर्फ वहीं पे हैं, ना यूट्यूब पे है ना लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, जो सेपरेटली बैठ के रिकॉर्ड किया है, जिसमें 50% ऑफ द वीडियो जस्ट PYQ के वीडियो सॉल्यूशंस हैं, जो मुझे लगता है कि हमें इंडिया में बाकी लोगों से बहुत सेपरेट खड़ा कर देते हैं। कारण पढ़ा टॉपिक मैं आपको रहा हूँ, PYQ आप नेट पे किसी प्लेटफॉर्म का सॉल्यूशन देख रहे हो, पढ़ के समझ आता तो गैल्विन ना पढ़ ली होती, फोरमैन ना पढ़ ली होती। तो अगर मैंने टॉपिक पढ़ा है तो मेरी जिम्मेदारी है PYQ भी मैं ही सॉल्व करके दूंगा आपको, और उसी पैटर्न पे समझा के दूंगा। और जो चीज वीडियो में समझ आती है मुझे बताने की जरूरत नहीं, टेक्स्ट से कैसे समझ आ जाएगी आपको, वो भी गेट लेवल के कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करना था, इस क्वेश्चन को 4 तरह से कर सकते थे, कौन सी अप्रोच अच्छी है, कौन सी अप्रोच खराब है, किस अप्रोच में टाइम कम लगता है बट गलती होने के चांस ज्यादा है, किस अप्रोच में टाइम ज्यादा लगता है बट पक्का है कि सही सॉल्व होगा, उन सारी चीजों पे एफर्ट किया है। तो ये डिफरेंस है। तो सर वीडियोस के साथ साथ जैसा आप बोल रहे हो PYQ या मॉक टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, फिर 100% वो भी करना चाहिए। मैं बता देता हूँ इस पे। बहुत सारे बच्चे जनरल बात करते हैं ना कि सर गेट की प्रिपरेशन शुरू की थी सर, सब्जेक्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया, अभी सर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करनी है, अभी गेट क्वेश्चंस, PYQ क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम काम करेंगे। मैं अब आपको कैसे बताऊं, आप गेट का सिलेबस उठा के देखोगे ना, सेमेस्टर्स में जितने यूनिवर्सिटी एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, एक सब्जेक्ट का जितना बड़ा सिलेबस आता है ना, पूरा पेज भरता है उसमें। गेट वाले पूरे 10 के 10 सब्जेक्ट का सिलेबस लिख देते हैं। उसने लिख दिया ट्री, अभी ट्री में नॉर्मल बाइनरी ट्री भी है, ट्री में ट्री का स्ट्रक्चर भी है, ट्री में BST है, AVL ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, हीप है, हीप में क्या क्वेश्चन पूछता है, वो ट्री पढ़ के आपको समझ आ जाएगा क्या? या मेरे को जिगजैग ट्री नहीं पढ़ना, ये तो मैं आपको बताऊंगा ना कि AVL ट्री में डिलीशन नहीं करना, आज तक 25 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट हीप में डिलीशन करना है क्योंकि आसान और कंसिस्टेंटली आता भी है। तो वो सारी चीजें, तो मैं ये बोलता हूँ कि सब्जेक्ट कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना तो दूर की बात है। अगर मैंने आपको ट्री का ही एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने आपको आज BST पढ़ाया तो BST पे जब तक 20 कम से कम PYQ सॉल्व नहीं करा दूंगा तब तक ये मानना ही गलत है कि BST पढ़ा दिया। वरना क्या पढ़ाया, मैं बता दूं, लेफ्ट हैंड में छोटा वैल्यू, राइट हैंड में बड़ा, ये BST है, डेफिनेशन पढ़ने से नहीं होता। तो PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा अच्छे से PYQ सिर्फ सॉल्व करके जाए, पढ़ के जाए, तो उसके 60+ मार्क्स आते हैं गेट में। और एक ही अच्छा वैलिडेशन भी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि सर बस मुझे अच्छा बता रहे हैं या वो एक्चुअल पढ़ा भी रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई और पढ़ा रहा है। सर क्लास में सब कुछ बढ़िया था, टेस्ट सर ही बना रहे थे तो टेस्ट भी आसानी थे, सब कुछ हुआ, जब एक्सटर्नल वाइवा आया तो पता लगा वहाँ कि हमें तो क्या पढ़ाया गया था। तो अगर आपसे PYQ क्वेश्चन नहीं बन रहे, देन देयर समथिंग रॉन्ग। फिर चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई और पढ़ा रहा है, या कोई भी कारण है। तो पुराने साल के सारे साल के PYQ हमको करने चाहिए। और क्या सर हमारे बैच में सारे हैं क्या PYQ? हमने टॉपिक वाइज अरेंज किए हैं। बच्चा कहता है मैं XYZ पब्लिशिंग की बुक लेके आ गया, उसने 2015 के लाइन से लिख दी। यार टॉपिक का एक फ्लो है, कौन सा क्वेश्चन कब अटेम्प्ट होना चाहिए, कौन सा बाद में अटेम्प्ट होना चाहिए। गेट में कोई क्वेश्चन डायरेक्ट है, कोई क्वेश्चन टफ है, टॉपिक बच्चे ने स्टार्ट किया, कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला BST का क्वेश्चन उठा लिया, अभी उसको इंसर्शन डिलीशन करना था, वो क्वेश्चन 10 नंबर बाद का है। कोई पजल उठा ली कॉम्प्लेक्स, बच्चा फंस गया। तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं, उन क्वेश्चन की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, तजुर्बा लगता, समय लगता उसे डिकोड करने में, जो मुझे लगता है हमने बहुत अच्छे से किया है। ठीक बात है। और सर अगर तैयारी की अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो मैंने तैयारी कर ली, बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, वीडियोस भी देख लिए, लाइव क्लासेस भी देख ली, अभी अगर मान लो 1 ही महीना बचा हुआ हो, है ना, जैसे कुछ लोग एकदम आखिरी दिन तैयारी करते हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम की, कुछ लोग क्या मोस्टली बीटेक ऐसी पास हो रही होती है। अभी अगर मान लीजिए बस 1 महीना बचा है मेरा गेट एग्जाम में, मैंने कुछ बीटेक में पढ़ा है, कुछ यूट्यूब वीडियो से पढ़ा है, कुछ पेड कोर्स से पढ़ा है, बहुत सारी जगह से पढ़ लिया, बट अब लास्ट मंथ में ऐसे रिवाइज कैसे करूं कि बहुत सारा सर ऐसा लग रहा है भूल गया हूँ, बहुत कुछ पढ़ लिया था बट अभी कुछ याद नहीं आ रहा। सर देखो, अगर लास्ट 1 मंथ की बात आप करोगे तो मैं बोलता हूँ कि बार बार रिकॉर्डेड वीडियो देखने से क्या होता है, टाइम लगता है, और वीडियोस में एक प्रॉब्लम है, फिर चाहे वो मेरी रिकॉर्डेड वीडियो भी है ना, जब आप सिर्फ वीडियो देखते जाते हैं ना तो आपको सब समझ आ रहा होता है, सब कुछ सॉल्व भी हो रहा होता है, बट फैक्ट है ये हमें पता नहीं कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि सर वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट का अगर 1 महीना हमारे पास बचा हुआ है तो टॉपिक आप थोड़ा स्पीड से देखिए और फिर आप टेस्ट लिखना शुरू करिए, क्योंकि एक लेवल के बाद आप PYQ इतने अच्छे से कर लेंगे, आपको आंसर भी रट जाएगा। गेट में हर बार कुछ ना कुछ नया आएगा, उसकी आदत आपको कैसे पड़ेगी। फिर एग्जाम में नंबर लेके आना सिर्फ नॉलेज नहीं, टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, जो आप टेस्ट लिख के ही सीखते हो।
सेना को बंदूक देने के बाद ट्रेनिंग कराई जाती है ना, बिल्कुल, एक्सरसाइज होती है ना, क्यों होती है? ताकि एक प्रैक्टिस की जा सके, बार बार सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो हमारे पास पूरी टेस्ट सीरीज है, हर टॉपिक के अंदर हमने यूनिट बाय यूनिट लगभग 130 से 140 यूनिट टेस्ट बनाए हुए हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 2 से 3 ग्रैंड टेस्ट है, उसके बाद 3 से 5 हमारे पास ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट है। कुछ ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में ऐसा होता है ना, हमारे पास 1 लाख क्वेश्चन का डेटा सेट है, हमारे पास 1000 टेस्ट है, 1000 टेस्ट की टेस्ट सीरीज बनाई। भाई साल में 365 दिन है, बच्चा एक दिन में 3 टेस्ट बनाएगा क्या? एक 3 टेस्ट करेगा, और क्वालिटी सबकी घटिया। हमने लिमिटेड टेस्ट बनाए हैं, इंश्योर किया कि अच्छा टेस्ट उठाया, उसमें से ऐसा टॉपिक से क्वेश्चन है जो गेट में कभी पूछा ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है, बस डालने के लिए डाल दिया। वो बनवाया ऐसे टेस्ट जिसने खुद कभी एग्जाम नहीं लिखा। प्रॉब्लम ये है। तो हमने लिमिटेड टेस्ट बनाया, टेस्ट दिया जाता है ये देखने के लिए, कभी कभी हमें नहीं पता लगता किस सब्जेक्ट में हम लैग कर रहे हैं, सब्जेक्ट किस टॉपिक में लैग कर रहे हैं। अब जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टेस्ट लिखोगे तब आपको समझ आएगा आपको काउंटर्स में प्रॉब्लम है, आपको के मैप में प्रॉब्लम है, आपको मल्टीप्लेक्सर में प्रॉब्लम है, आपको नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। तो हमारे हर टेस्ट में, मेरे पास हर टेस्ट का ब्लूप्रिंट है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं, ये सब बनाया हमने पहले बैठ के। उसके बाद क्वेश्चन पूछने के बाद, उसके बाद हमने इसके ऊपर बात की है कि वहां से जब क्वेश्चन आप पूछोगे उसका टाइप क्या होगा, वो फिल इन द ब्लैंक होगा, वो न्यूमेरिकल टाइप होगा, उसका फॉर्मेट क्या है, उन सारी चीजों पे हमने काम किया है। फिर टेस्ट आप लिखेंगे, टेस्ट लिखने के बाद आपको फीडबैक मिलेगा, उस फीडबैक पे काम आप करेंगे। बार बार टेस्ट लिखते जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस ही खराब होगा। अब अगर आपको समझ गया कि मेरे को काउंटर का क्वेश्चन में दिक्कत है, तो 2 दिन पढ़ो ना भाई काउंटर, उसके बाद अगला टेस्ट लिखोगे। तो उन सारी चीजों पे हमने काम किया। आंसरिंग टू योर क्वेश्चन इज, लास्ट 1 महीना है तो टेस्ट लिखना है। मैं बोलता हूँ लिमिटेड लिखना है, टेस्ट के बाद ब्रेक लीजिए, फीडबैक लीजिए, इंप्रूव करिए, फिर टेस्ट लिखिए, एंड लास्ट के 10 दिन जब बचे फिर टेस्ट नहीं लिखना, क्योंकि तब आप टेस्ट लिखोगे तो आप अपनी नॉलेज को जज करोगे, टेस्ट खराब हो तो आपको कॉन्फिडेंस गया। लास्ट 10 दिन में मानना हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। आसान बात बोलूं तो बचपन में रिवीजन करते थे तो क्वेश्चन पढ़ते थे और आंसर पे हाथ रख लेते थे। जब एग्जाम से पहले रिवाइज किया जाए तो आंसर पे हाथ नहीं रखा जाता, क्योंकि अगर आंसर नहीं बता पाए ना तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्वेश्चन के साथ आंसर भी पढ़ा जाता है। तो लास्ट के 1 हफ्ते में सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, आप भूल जाएंगे जिस सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसे ठीक बात है सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। एम ब्रह्मास्मि तो मुझे याद रहेगा कि अब कुछ है या नहीं, मैंने तैयारी कितनी की ये अलग बात है, बट ब्रह्मा तो मैं ही हूँ। नहीं, ये इन जनरल फैक्ट भी है ना, जीवन में आप कुछ भी कर रहे हो तो मुझे लगता है 80% लोग जो जहां पर हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, वो किस कारण से है? टैलेंट की वजह से है। टैलेंट इज सेकेंडरी सर, कॉन्फिडेंस इज प्राइमरी। ये फैक्ट है, मुझसे मैं झूठ नहीं बोल रहा। सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, थोड़ा एफर्ट भी किया, बच्चों ने प्यार दिया है, बट मैं तो ऐसे प्रोफेसर, ऐसे लोग इंडिया में उनके नखून के नोक के बराबर नहीं हूँ। क्या विलियम स्टेलिंग से ज्यादा मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है क्या? कोरमैन से ज्यादा, बट कोरमैन की वीडियो है नहीं कहीं। प्रॉब्लम ये है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश करनी पड़ती है। हमारे जितने नालायक देख रहे हैं वीडियो, है ना, ऐसे भी तो बच्चे थे जो 12th में साइंस आईडी नहीं ले पाए, डर गए, आम भाषा बोलो फट गई सर, हमसे नहीं होगा, हमसे मैथ पास नहीं होगा। इन्होंने करके क्या बड़ा उखाड़ लिया, बट लिया तो। आधे बच्चे साइंस आईडी लेने के बाद इंजीनियरिंग नहीं चूज कर पाए, बीसीए कर लेंगे, बीटेक नहीं होगा। हो तो रहा है बीटेक, दिक्कत क्या है? ये चीज कॉन्फिडेंस इज द की। ठीक है सर, तैयारी शुरू कर दी आपने, कहा कि भाई जो सबसे इजी टॉपिक है वो उठा लो, ये भी बात समझ आ गई। बट अभी क्या उसके बाद भी कुछ ऐसी सोने की खान, हीरे की खान टाइप टॉपिक्स हैं हमारे तैयारी के टाइम पर, जो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार ये टॉपिक बहुत हाई वेटेज है, ये टॉपिक पढ़ लेना चाहिए। अगर कम टाइम है या टाइम ज्यादा भी है तो भी जो टॉपिक मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, अगर ज्यादा टाइम है तो, कम टाइम है तो जो ही पढ़ के जाना है। आसान भाषा में बोलो, अंडरलाइन करके दे दूं आपको, इम्पोर्टेंट है ना? हाँ सर, जैसे नोट्स तो आप बनाकर दे ही रहे हो, नोट्स में अंडरलाइन भी कर देते, जैसे क्लास टीचर के पास जाते थे। तो देखो, पहली बात तो मैं बोलूंगा, अगर इस लेवल पे भी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी वन शॉट देख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे पढ़िए, हर टॉपिक के अंदर डिटेल में जाके मैंने बताया है ना। उसके अलावा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देखिए थोड़ा सा मुश्किल है कि एक एक टॉपिक बाय टॉपिक बात कर पाना, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इतना होमवर्क बच्चे को करना चाहिए। पता क्या, बस ये देखे सिलेबस बाय सिलेबस किस टॉपिक से कितने PYQ आए। तो अगर मैं मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल लूं, ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मैं बात करूं CPU शेड्यूलिंग की, और मैं बोल दूं इंपॉर्टेंट है, बट फिर उसके अंदर डीप डाइव आप करोगे तब पाओगे कि अगर पिछले 15 साल में 12 बार 13 बार CPU शेड्यूलिंग से क्वेश्चन पूछा गया है तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बिल्कुल।
अब उसके अंदर भी आप जाएंगे तो देखेंगे उन 12 बार में से 8 बार क्वेश्चन सिर्फ शॉर्टेज ऑफ शेड्यूलिंग पे पूछा गया है। उन 8 में से 6 क्वेश्चन सिर्फ एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए पूछे गए हैं। तो इस तरह आप डिकोड करके समझते हो कि हाँ यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इतना मैं कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा, जो मेरा बेसिक आइडिया मेरा क्रैक हो जाएगा। तो मैं इतनी रिक्वेस्ट सब बच्चों से करता हूँ। फिर वही बात है, घूम फिर के PYQ इज द की। तो आप एक काम करो ना यार, आप ज्यादा नहीं, मैं नहीं कह रहा 30 साल के, आप लास्ट 5 ईयर का पेपर देखो बस। नेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा हुआ है ना। और जरा एक बार कॉपी पेन लेके, जैसे यूनिवर्सिटी में नहीं करते थे KPH और वो सब आते थे, वही चीज यहाँ पे इसमें क्या अजीब बात है यार। 5 साल का पेपर उठा के देख लो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है क्या, आया है तो क्या क्वेश्चन आया है, आप खुद समझ जाएंगे कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर भी मुझसे जानना चाहते हैं तो वन शॉट बना के डाला हुआ है। ठीक है, तो उसमें हर सब्जेक्ट के हमने उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ठीक बात है। अब जो सबसे हाई वेटेज वाले से टॉपिक थे वो भी पढ़ लिए, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके बारे में जब भी पढ़ने का मन करता है तो मैं शॉर्ट्स खोल लेता हूँ। मुझे पेट में दर्द होने लगता है, नींद आ जाती है, चाहे वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हो, एल्गोरिथम्स हो। कैसे करें सर, ये जो थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, जो नहीं समझ आ रहा है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता, इसको कैसे टारगेट करें? देखिए, अगर इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग अब होगी, मैं मान रहा हूँ कि आप एग्जाम के लिए तैयार तो कर ही रहे हैं, और सिलेबस में जाके प्रॉब्लम आ रही है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। देखो, पहली बात, यहाँ पे कोई सेक्शन बाय सेक्शन कट ऑफ नहीं है गेट एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को DBMS इंडिविजुअली पास करना ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम करना ही है, आप पूरा सब्जेक्ट भी स्किप कर दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक बात। फैक्ट ये है, मैं इसमें हमेशा बोलता हूँ, आप ये मानो ही मत कि मैं जब सिलेबस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं 10 सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप ये मानो मैं तो 150 टॉपिक प्रिपेयर कर रहा हूँ। ना सब्जेक्ट से प्यार करना, ना सब्जेक्ट से नफरत करनी। आपको टॉपिक से प्यार करना, टॉपिक से नफरत करनी है। जैसे मैं इन जनरल बात करता हूँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, बहुत बच्चों को टफ लगता है, ये फैक्ट है। थोड़ा हार्डवेयर वाला पॉइंट हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फैक्ट ये है, उसमें से 2-3 ऐसे स्पेसिफिक एरिया है जो बच्चों को टफ लगते हैं। अगर मैं कैश मैपिंग की बात करूं, लगभग हर साल एक क्वेश्चन कैश मैपिंग से आता ही है। कैश के और भी बहुत सारे टॉपिक है, छोड़ दो ना उनको यार। पाइपलाइनिंग से एक क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली बहुत सिंपल आता है। बच्चों को कंट्रोल यूनिट नहीं समझ आ रही, छोड़ देना यार। एल्गोरिथम है, मैं आपको बताता हूँ कि हर साल एक क्वेश्चन स्पैनिंग ट्री से आएगा ही आएगा। तेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पढ़नी, छोड़ देना यार। तेरे को सॉर्टिंग से क्वेश्चन आना ही है हर साल, एक 6 सॉर्टिंग है। एल्गोरिथम भी छोड़ दो, उनके अप्रोच समझ लो, एक बार थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी याद कर लो। n² एनलॉग n² किसका क्या है, बेस्ट केस वर्स्ट केस कर लेना। तो टॉपिक छोड़ना है तो छोड़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट मत छोड़िए। होता ही है कि अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, बच्चों को लगता है कंपाइलर डिजाइन, ये छोड़ दो यार, है ना, कौन पढ़ेगा, बहुत कोर है। अभी 2-3 साल पहले 4 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट और फॉलो निकालने के लिए पूछा गया था। जिनको भी टॉपिक की जानकारी नहीं, लेट इट बी, बट मैं बता देता हूँ, बहुत बेसिक काम है। फर्स्ट फॉलो हम पहले 15 मिनट में निकालना सिखाते हैं, उसके बाद फिर टॉप डाउन या बॉटम अप आंसर बनते हैं। यार अगर तू फर्स्ट फॉलो भी पढ़ के जाता ना तो तेरा काम बन जाता है। गेट में खास बात आपको बता दो, ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक ऐसा है जिससे हर साल मुश्किल क्वेश्चन आता है, कोई टॉपिक ऐसा है जिससे हर साल आसान आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप बोलोगे ना, जैसे सीपी शेड्यूलिंग की बात है, के मैप की बात है, अगर एग्जामिनर अपने पे आ गया ना, उसमें से ऐसा क्वेश्चन बना देगा कि हमें नहीं समझ आएगा आप तो क्या चीज हो। फैक्ट ही है। और आसान पूछने में तो इतने टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक से इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते कि पता नहीं। तो इसका मतलब बस ये हो जाता है कि बेसिक सबका पढ़ के जाएं। फिर भी किसी टॉपिक से एक्सट्रीम दुश्मनी है, उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए। ठीक बात है। अब सर ये समझ गया कि 150 टॉपिक पढ़ने हैं, 10 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने। इन 150 टॉपिक में से पहले वो टॉपिक को हाईलाइट कर लेना है जो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको पहले टैकल कर लेना है। उसके अलावा भी जितने टॉपिक इजी वाले समझ आए वो कर लो, डिफिकल्ट वाले जो कर पाए वो करो, जो नहीं कर पाए वो नहीं करो। अब ये जो करना है, ये मैं करूं कहाँ से सर? जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ऐसा मानना है, सर मेरे को बुक से ही ज्यादा अच्छा समझ आता है, मेरे को नोट से ही ज्यादा अच्छा समझ आता है। कुछ का ऐसा मानना है, नहीं सर मैं वीडियोस देखकर समझ लेता हूँ। सर वीडियोस में भी आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सर आपकी वीडियो भी देखते हैं, यूट्यूब और चैनल भी हैं, गेट स्मैशर की भी देख लेते हैं सर, किसी और की भी देख लेते हैं, पेड कोर्स वाली भी देख लेते हैं, बुक्स भी बहुत सारी हैं, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ लेते हैं, जो क्वांटम वाली है वो भी पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड बुक में भी बहुत सारे ऑप्शन। आजकल सर प्रॉब्लम ही ये है हमारे बच्चे की, प्रॉब्लम अब ये नहीं कि कंटेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बुक्स भी बहुत सारी हैं, वीडियोस भी बहुत सारी हैं, चैनल्स भी बहुत सारे हैं। कैसे प्रिपेयर करूं सर? क्या चीज कहाँ से पढ़ूं? एक से पढ़ूं, सबसे पढ़ूं? ऑलरेडी कर चुके हैं ना यार सॉल्व इसको। 12 घंटे की वीडियो किसने बनाई मुझे बताओ?
सब लोग ये ड्रामा करते हैं ना लास्ट मोमेंट पे कि ये अब क्या बोलते हैं मैराथन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, एक ही टॉपिक पे 150 वीडियो, सारे टॉपिक को पढ़ाना नहीं। मैंने कुछ छुपाया नहीं ना यार, मैंने सब कुछ डाल दिया है। मैंने ये नहीं बोला कि मैं 10% आपको फ्री दे रहा हूँ, बाकी 90 के लिए आके एनरोल करो। मैं कह रहा हूँ मैं सब कुछ दे चुका हूँ, मेरी पीपीटी सेम है, मेरे पेड कोर्स में भी वही पीपीटी मिलेगी। लेकिन अगर आप उससे पढ़ पा के समझ पाने की हिम्मत रखते हैं तो, या फिर वही बात, अगर आप उस लेवल की मेच्योरिटी रखते हैं, यार अगर मैं इससे इतना कर पा रहा हूँ, सर के साथ लगातार प्रिपेयर करूंगा तो कितना कर पाऊंगा, वो समझ रखते हैं तो। देखो अगर आप कोर सब्जेक्ट्स में, ये भी बड़ी प्रॉब्लम, बिल्कुल सही आपने बोला, जैसे वो होते थे ना ट्यूशन के बच्चे, 1 महीना किससे पढ़ लिया, किसी दोस्त ने बोल दिया यार वो वाले सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहाँ केमिस्ट्री बहुत अच्छी और इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी चल रही है, वहाँ पहुंच गए। फिर 1 महीना पता लगा तो अच्छा नहीं है, कहीं और पहुंच गए। फिर पता लगा कि एक दिन देख रहे हो ये कैसे पढ़ रहा है, कि पढ़ मैं वहां रहा हूँ, नोट्स उनके यूज करता हूँ, उनके नोट्स अच्छे हैं। वो 1 साल घूमते ही रहते हैं। हाँ, किसी कोचिंग के नोट्स उठा लाए, दिल्ली की कोचिंग के नोट्स आ गए, उसकी फोटोकॉपी करा ली, बस। तो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं ना, तो भगवान एक रखना होता है 4 में। 4 भगवान रखेंगे, भगवान आपस में कंफ्यूज हो जाएंगे यार। तो एक भगवान मानिए, एक बार पहले सब कुछ चेक कर लीजिए, जब आप श्योर हो जाए कि ये आदमी मेरे को गाइड कर सकता है, ये मेरा लीडर है, फिर लीडर की बात फॉलो की जाती है, फिर ट्रस्ट किया जाता है। ये तो सर हमारे सनातन धर्म की आपने बस वही बात कर दी कि भाई इज्जत सबकी और भक्ति एक की। हाँ, है ना, कि आप मंदिर में गए तो एक बार सर सबके सामने झुकाना है, बट लॉकेट आदमी एक ही भगवान का पहनता है, मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, मैं शिव भगवान का भक्त हूँ। और स्टैंडर्ड बुक्स मैं नहीं मानता, एक लेवल के बाद आप उनसे प्रिपेयर कर पाएंगे। कोरमेन में 1,500 पेज है, जिसमें से बीटेक में बच्चा 100-150 पेज पढ़ता है। जब मैं बात करता हूँ गेट की, उससे और कम पेज चाहिए। और सिर्फ गेट के एग्जाम में कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो की नहीं जाती। तो कोरमेन है, गैल्विन है, स्टार्लिंग है, टननबॉम है, जितने स्टैंडर्ड राइटर है अपन ने पढ़ लिए ना यार, वो 250 या 300 स्लाइड की पीपीटी इसलिए तो बनाई है। ये एक बहुत समझने की बात है कि भाई कोरमेन ने जब कोरमेन लिखी तो उसने इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए या गेट एग्जाम के लिए नहीं लिखी है, उसने तो एल्गोरिथम्स के लिए लिखी है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना, एनपीटीईएल पे जाके पढ़ो ना, प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। आपको अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, आप नवीन गर्ग से पढ़ो, बट वो डेटा स्ट्रक्चर गेट के लिए नहीं पढ़ा रहे। प्रॉब्लम ये है। तो आप पढ़ भी लोगे, नंबर आपके आएंगे नहीं, ये प्रॉब्लम है। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ, अगर आप फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डीएस मेरा मत पढ़िए, बिकॉज मैंने या तो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, या तो गेट के लिए पढ़ा है। तब सर बैठे हुए हैं, सर के पास जाइए। ठीक बात है सर, तैयारी शुरू भी कर दी, एक भगवान भी पकड़ लिया है ना, 1 शॉट भी हम देख रहे हैं, टॉपिक समझ भी आ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। पर 2 प्रॉब्लम आती हैं। अगर मैं बहुत समझ के प्रॉब्लम करता हूँ, बहुत समझ के सवाल करता हूँ, तो टाइम खत्म हो जाता है। जब मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ या मैं नॉर्मल प्रॉब्लम भी देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम 3 मिनट में करनी थी, 10 मिनट में कर पाया। जब मैं स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ तो एक्यूरेसी खराब हो जाती है। करेक्ट। तो ये दोनों चीजों में कैसे बैलेंस बनाया जाए, कैसे इनको टैकल किया जाए? बहुत अच्छा शब्द आपने बोला, बैलेंस। बैलेंस बनाना पहली बार साइकिल पे सीखा था। बिल्कुल। तो कैसे सीखा था मुझे बताओ? गिर के तो सीखा था, लेकिन पहली प्रॉब्लम बैलेंस बनाना थी या पहली प्रॉब्लम स्पीड से चलाना थी? स्पीड आई तो फिर बैलेंस भी आ गया। बहुत बढ़िया। दोबारा सोचिए क्या बोल रहे हैं। हाँ सर, वो मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा स्लो में जब बैलेंस बनाने की कोशिश करो ना, ज्यादा स्लो तो अलग बात है। हाँ। लेकिन ऐसा ना कि रेस भी पहले नहीं, रेस वाली तो एक्चुअली इट इज द अदर वे अराउंड। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले आपका ध्यान इस चीज पे रहता है कि इधर उधर आप कहीं गाड़ी में बात सही है, बहुत उसके बाद स्पीड खुद आने लगती है। पहले आप बैलेंस के बारे में सोचते हैं, फिर बैलेंस भूल जाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली स्पीड, और फिर आप स्टाइल मारते हैं और कॉलेज में स्लाइड करते हैं, वो सब करते हैं। सेम एग्जाम के बारे में, सिर्फ गेट नहीं, हर एग्जाम के बारे में। तो बच्चा बोलता है सर क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर, बट ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें 8 मिनट लगे। अब इस बात को अप्रिशिएट ही नहीं करा कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया उससे। जब तक प्रॉब्लम कुछ और थी, अब प्रॉब्लम कुछ और हो गई। तो स्पीड कभी अचीव नहीं की जाती, स्पीड आती है। आप कोई चाह के स्पीड तेज कर ही नहीं सकते। कैसे कर लोगे मुझे बताओ? आप करके दिखाओ जरा। गिर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई सर्जन बोलेगी मेरे को हार्ट ट्रांसप्लांट करना है 1 घंटे के अंदर, नहीं, प्रॉब्लम हार्ट ट्रांसप्लांट करना है। जब 1000 सर्जरी करेंगे तो खुद से समय कम लगने लगेगा। तो यही बात गेट के बारे में लागू है। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सही करना और अच्छा करना। दूसरी बात फिर से याद दिला देता हूँ, जब आप सोचेंगे गेट ऐसा एग्जाम नहीं है आमतौर पे जिसमें आपके 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं। अगर 100 में से 60 नंबर आ रहे हैं, 65 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप आईआईटी जा रहे हैं।
60 नंबर अगर आपके आ रहे हैं 380 मिनट में, तो एक नंबर लगभग को मिलते हैं 3 मिनट। 2 नंबर के क्वेश्चन में आप समय ले सकते हो 6 मिनट का। बच्चा इस उलझन में, इस जल्दबाजी में है कि उसे 65 के 65 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं करने भाई। तो अगर आप डिसेंट अंडरस्टैंडिंग, वही मैंने बोला ना, टेस्ट इज इम्पोर्टेंट, आप धीरे धीरे खुद समझने लगते हो, सब कुछ सॉल्व नहीं करना। फिर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो है 6 मिनट मिले थे, मैंने 2 मिनट में कर दिया, क्योंकि के में आपका सिंपल टाइम बच जाएगा, कहीं किसी क्वेश्चन में ज्यादा लगेगा। तो इस तरह से तो वो खुद चीजें होती जाती है। जैसे यहाँ पे भी हम, जैसे बीटेक के टाइम पे भी, मतलब जेई के टाइम पर भी ये स्ट्रैटेजी होती थी कि भाई क्वेश्चन पढ़ लो, ज्यादा टफ लग रहा है तो सेकंड पास में कर लेना, पहले पास में जो जरा ज्यादा आसान से लग रहे हैं उनको सॉल्व कर लो ताकि मैक्सिमम मार्क्स आ पाए, और उसके बाद जो जो टफ लग रहे हैं फिर उनको लगा लो। गेट में तो जो बच्चों को मैं ट्रेन करता हूँ, मैं सेकंड पास नहीं, मैं 3 पास कराता हूँ। पहले पास में सिर्फ क्वालिफाई करना है, पहले 1 घंटे में चुन चुन के सिर्फ आसान क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 30 नंबर लाने हैं, अगले 1 घंटे में 20 लाने हैं, अगले 1 घंटे में 10 या 20 जैसी आपकी क्षमता वैसे लाने हैं। इस तरह से तब सिलेक्शन होता है सर। वरना आप किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में उलझ गए और बाद में पता लगे कि बाद में तो इतना आसान क्वेश्चन था, शादी में घुसते पहले पंडाल में पहले उस पे पेट भर लिया, असली डिश तो 2 पंडाल छोड़ गई थी, पर तब तक पेट भर गया था। पहले देखना है, मुआयना करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है। एक एक टुकड़े में सब्जी लगा लगा कर खाओ, ऐसा नहीं कि पहले रोटी खा ली फिर सब्जी खा ली। क्या खाऊंगा और क्या नहीं खाऊंगा सब तय करने के बाद खाना शुरू करना है। भूख सी लग गई। चलिए अभी कॉफी पीजिए, खाना खाते थोड़ी देर। और सर जनरल एप्टीट्यूड जो है ये कैसे इम्प्रूव किया जाए? टेक्निकल में तो मान लीजिए आपकी अप्रोच चल जाएगी, अब एप्टीट्यूड कैसे मैं इम्प्रूव करूं? देखो एप्टीट्यूड में अगेन पैटर्न्स हैं, ऐसा नहीं है ना कि कुछ भी पूछ रहा है। तो हमारा पूरा कंटेंट है, हमने उस पर डिटेल में काम किया है, रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड स्पीड है, जो भी टॉपिक्स हैं, फिर वही बात पूरी एनालिसिस की है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किसको कंसीडर करना है। और गेट का एप्टीट्यूड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत टफ नहीं आता है। तो अगर आप ठीक ठाक लेवल पे प्रिपेयर करके जाते हैं, 15 नंबर का आ रहा है तो 10 नंबर आप ले आते हैं बहुत आराम से। ठीक बात है। तो बहुत ज्यादा कैट वाला या जीमैट वाला एप्टीट्यूड नहीं सॉल्व करना है, उतना समय देना है ना टेक्निकल सब्जेक्ट में, 70 में से 50 नंबर लाने हैं वैसे। ठीक है। अब सर मैं जब भी मन लगाकर पढ़ाई करने की कोशिश करता हूँ ना, जब भी ऐसा करता है कि हाँ मैं क्लास भी अटेंड कर रहा हूँ, मैं PYQ भी लगा रहा हूँ, मैं चीजें भी कर रहा हूँ, समझ भी आ रहा है, सॉल्व भी हो पा रहा है, सडनली सर जो कॉलेज का टीचर है वो बोल देता है कि भाई अटेंडेंस कंपलसरी 75% तो आना ही है। जिस दिन मन करता है आज पेपर लगाने वाला हूँ, उस दिन बोल देता है बेटा आज तो असाइनमेंट सबमिट करना था, क्या सोच रहे हो करने की। तो सर ये बैलेंस कैसे करूं मैं, तैयारी और कॉलेज को कैसे बैलेंस किया जाए? वेरी गुड। इसमें आजकल एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मैंने 2-3 साल से खुद भी मैं फॉलो करता ही था, कोई बच्चों को बतानी शुरू की, 3 बार क्यों पूछना है अपने आप से। एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था, ये गाड़ी बाई चांस टोयोटा की है, तो जो टोयोटा के ऑनर थे, कोई भी प्रॉब्लम में 3 लेवल पे क्यों पूछना है, और उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे वहां पे क्वेश्चन रिपीट करिए, कॉलेज का बैलेंस है, अटेंडेंस है, ठीक है। अब सवाल है कि अटेंडेंस, असाइनमेंट, सर असाइनमेंट की लेते हैं, असाइनमेंट ज्यादा परेशान करता है। वेरी गुड, असाइनमेंट परेशान कर रहा है। असाइनमेंट हमें क्यों लिखना है? टीचर ने कहा है। क्या असाइनमेंट अच्छा या खराब लिखने से हमारी ओवरऑल जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी ओवरऑल प्रिपरेशन पे या हमारे करियर पे फर्क आएगा क्या? ये एक काम है या इससे सच में कुछ वैल्यूएबल जनरेट हो रहा है? सर इंटरनल मार्क्स कम हो सकते हैं 1-2। वेरी गुड, मार्क्स। अब सेकंड क्यू पे आप आ गए, मार्क्स से क्या होगा? मार्क्स से 3 लेवल का क्यों करना है बस, मार्क्स से क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद द मार्क्स? अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। अच्छी परसेंटेज से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा सर, कहीं शायद जॉब लग जाए। समझ गए आप आंसर? तो जो मैं कह रहा हूँ, मेरी मत सुनो आप, मैं तो आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मैं आपका 2 साल में 15 लाख का पैकेज लगवा सकता हूँ। ये स्ट्रेटेजी इतनों को लगवा चुका हूँ और ये नंबर्स आप देख सकते हो। आप ये सोच लो असाइनमेंट लिखने से, सेशनल में बहुत ज्यादा एफर्ट मारने से, अटेंडेंस करने से वो मिल जाएगा क्या? बात खत्म। कॉलेज आपको एक चीज दे सकता है जो नहीं दे सकता मैं, वो है डिग्री। वो आपको कॉलेज से लेनी है। क्या मैं बोल रहा हूँ टीचर की डिसरेस्पेक्ट करनी नहीं, उनकी चाटुकारिता करनी है, उनको हेलो सर हाय सर करना, उनके पैर दबाने हैं, रैंक बाद में अच्छा है तो बोल देना है सर ने मुझे गाइड किया था, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है यार। अटेंडेंस वो तो आपको वो देंगे ना। तो थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है, देखना है बिना सेशन, बिना असाइनमेंट लिखे काम हो सकता है क्या? अगर लिखना है तो कॉपी पेस्ट से काम हो सकता है क्या? कम अटेंडेंस में हो सकता है क्या? पैसे दे के बात चल सकती है क्या?
साम दाम दंड भेद, मेडिकल लगा सकते हैं क्या? अगर जाना ही है तो क्लास में पीछे बैठ के रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं क्या? वो भी नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं क्या? स्मार्ट लोग हैं। और हम कंप्यूटर साइंस में क्या सिखाते हैं? रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आप अपने जीवन में नहीं कर पा रहे तो मैं क्या खाक सिखाऊं फिर आपको? आपकी प्रॉब्लम में सॉल्व करनी है। बट आपको ये ध्यान रखना है कौन सी चीज सॉल्व करना या टाइम देना मजबूरी है और कौन सी सच में जरूरी है। मजबूरी और जरूरी में भेद करना है। आपको खुद आपका बात का जवाब मिल जाएगा। ठीक बात है। अब सर मैं वो हूँ, आपके कहने से मैंने सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में तैयारी शुरू कर दी। बहुत समय अभी पेपर में। मैंने जब मैं बीटेक की तैयारी कर रहा था ना, मतलब वही जेई की तैयारी कर रहा था, तो टीचर ने साइन वेव, कॉस वेव ये सब सिखाया था, थीटा समझ तो नहीं आया था तब। बट अब लगता है कि मेरा जीवन साइन वेव हो गया है ना। यानी होता क्या, मैं कभी बहुत ज्यादा हाई चला जाता हूँ, मोटिवेट हो जाता हूँ तो तैयारी बहुत अच्छी चलती है, उसके बाद फिर डाउन हो जाती है, फिर मन नहीं करता है, फिर वापस आ जाता हूँ, 1 महीना वेट करके फिर लगता है यार समय खराब कर दिया, फिर ऊपर चला जाता है। ये सर ये जो साइन वेव कॉस वेव की तरह मेरा जो मेरा रिदम है ऊपर नीचे जाता रहता है। लंबी तैयारी जो करनी है कंसिस्टेंटली अच्छी कैसे करूं? लाइव क्लास डेली, बस दैट इज द की। क्या सबका जीवन साइन और कॉस वेव की तरह है? हाँ। स्ट्रेट लाइन तो सिर्फ मरने के बाद ही मिलती है, वरना तो कर्व रहता है। मैं तो बोलता हूँ रूल ऑफ 1/3, सिर्फ 1/3 दिन ही ऐसे होंगे जिसमें आप बहुत अच्छा फील करेंगे, फिर कुछ जगह आप बहुत खराब फील करेंगे, कुछ जगह एवरेज होगा। बट क्लास लो रोज लगानी है, बस। मन नहीं है पढ़ने का, मैं तो पढ़ाता वैसे भी कमी, हंसी मजाक ज्यादा होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। आप किसी से बात कर लो, किसी ने अच्छी बॉडी बनाई, आप मुझे पता ऐसा है कि महीने में 4 दिन गए लेकिन 500 किलो वेट उठा के बॉडी बन गई। सर जानना पड़ेगा, डेली शो होना पड़ेगा, और रिकॉर्डेड वीडियोस में कभी कभी वो नहीं हो पा रहा होता, इसलिए गाइडेंस की, स्कूल की, मेंटर की जरूरत होती है। तो कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कैसा फील कर रहा है, जब इस बात का आपने बोला ना मन कैसा लगे, जब मन के पीछे भागना छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डेली ये लाइव अगर किसी दिन आपने जो क्लास में काम दिया वो पढ़ने का मन नहीं है, पुराना रिवीजन करने का मन नहीं है, मत पढ़िए। हर चीज सेकंड प्रायोरिटी है। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी मत करिए, क्लास रेगुलर में रहिए। या अगर रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हैं तो जो आज का टारगेट था वो वीडियो देखनी ही है। इस तरह से जो टारगेट है वो करना है, उसमें मन को मारना पड़ेगा, वरना मन खेलते रहेंगे तो फिर पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सर ये थोड़ा सा ऐसा भी है कि मन जब नहीं कर रहा, वो ऐसा भी नहीं है कि मैं कामचोर नहीं हूँ, हमारे बच्चे जो है वो कामचोर नहीं है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं, पढ़ाई करना भी चाह रहे हैं, सीरियस भी हैं, बट कई बार ना ऐसा होता है कि बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट कुछ हो नहीं पा रहा है। एक टॉपिक 2 बार पढ़ चुके हैं, 3 बार पढ़ चुके हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, बट जब उसके बाद एक्चुअल लगाने बैठते हैं, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हैं तो हो नहीं पाती, मतलब स्टक फील करते हैं बहुत ज्यादा। उसके लिए हम हैं। कभी कभी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, उसके लिए कोच है ना। आपने 2 महीने ट्रेनिंग कर ली किसी भी चीज की, लेकिन रियल इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा गेम में, वो नहीं पता लगता आपको। उसके लिए हमें बताने के लिए, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, विराट कोहली की वीडियो देख रहा था कि मानो कोई कुछ होता है स्नैच एंड जर्क वाला, कोई वेट लिफ्टिंग कैटेगरी होती है, वो जस्ट प्रैक्टिस कर रहा था मसल को करने के लिए। फॉर द फर्स्ट 1 मंथ जो कोच था उसने बोला आपको वेट लगाना ही नहीं, सिर्फ 18 किलो की ये बारबेल रॉड है, इसके साथ करना है। विराट कोहली फ्रस्ट्रेटेड था कि नहीं मेरे को दोनों में उठा सकता हूँ, देखो मैं 40 किलो उठा पा रहा हूँ। करना ही नहीं है, सिर्फ पोस्चर ठीक करना है। वो तो इतने उठा रहा है, वो इतना उठा रहा है, मेरी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही, मैं बताऊंगा। और जब उसने वेट लगाना शुरू किया 10 दिन के अंदर ही रोज, मतलब वो बाकी जितने उठा रहे थे सबको पीछे छोड़ दिया। तो पहले कोच के हिसाब से पोस्चर करेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो 2-3 बातें। पहली बात तो मैं सबको बोलता हूँ, थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ये, बट मैंने आज तक किसी को नहीं बोला कि भाई मर के मिट्टी होना है। पेपर को अपने दिमाग के ऊपर हावी नहीं होने देना। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं किसी को बोलता ही नहीं अंडर 100 रैंक लेके आ। आप अपना बेस्ट पोटेंशियल अनलॉक करो, एंड समटाइम्स इट्स गुड टू बी बैड, समटाइम्स इट्स गुड टू बी बैड। किस दिन घूमने का मन हो रहा है, घूम के आना, मरेगा क्या यार। किस दिन तेरे को मैगी खाना है, समोसा खाना है, जो खाना है खा। जब तक खुश नहीं रहेगा तब तक तैयारी कैसे करेगा? क्या गेट का नंबर आने के बाद खुश हो जाएगा? नहीं। खुश होने के लिए नंबर जरूरी थोड़ी है। वो खुशी आपको आज ही महसूस करनी पड़ेगी। खुश होंगे, प्रिपरेशन एंजॉय करेंगे, जर्नी एंजॉय करेंगे तो ही डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, वरना जर्नी से पहले और बाद में परेशानी रहेंगे। ये चीज है। वो डेस्टिनेशन पहुंचने का भी कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं है। मैं आपने खुद हर किसी के जीवन में, मैं बच्चों से बोल रहा हूँ, आप देख लेना, आपके जीवन में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने फाइनेंशियली ऐसे बहुत सारे बहुत अच्छा किया, परेशान घूम रहे हैं, परेशान रोते रहते हैं। क्या फायदा है भाई? आप जितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, आपके ऊपर 4 लोग मिलेंगे। आप कितना खराब ना क्यों ना कर लो, आपके नीचे भी 4 लोग मिलेंगे। तो जब मोटिवेशन लेना है तो अमेरिका से कंपेयर करना है, जब डिमोटिवेट होना तो पाकिस्तान से करिए, लगेगा बहुत बढ़िया किया हमने यार।
ठीक बात है सर। कितनी शानदार रोड पे चल रहे हैं। ठीक बात है, पाकिस्तान से अच्छा कर रहे हैं। और अभी अगर कुछ ही महीने बचे हैं सर, अब 3-4 महीने बचे हैं, तो कैसे मैं थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करूं अपनी तैयारी, कैसे स्पीड बढ़ाऊं, कैसे थोड़ा जो मोमेंटम है वो बढ़ाना है, अभी स्पीड बढ़ानी है, मैं फिनिशिंग लाइन के पास पहुंच रहा हूँ, वो कैसे करूं? देखिए, अगर अभी एकदम क्लैरिटी है कि नहीं, बात समझ आ गई, मेरे को बेस्ट एफर्ट करना है, हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। फिर 4 महीने आपकी जिम्मेदारी मेरी, 4 महीने नहीं, जुलाई तक जिम्मेदारी मेरी। कितने नंबर आएंगे, उस नंबर पे कैसे एडमिशन लेना है, क्या करना है, मैं बताऊंगा। तो अभी सर 4 महीने में पूरा सिलेबस करने वाले हम फिर से? पूरा सिलेबस, ऐसा नहीं कोई टॉपिक छोड़ेंगे, किसी पे काम करेंगे। क्या पढ़ाऊंगा, उसके बाद कुछ होमवर्क दूंगा, फिर कल को उस पर डिस्कशन करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ने वाले। और 10 के 10 सब्जेक्ट मैं कराने वाला हूँ, 4 सब्जेक्ट्स, है ना। उसके अलावा अगर है कि नहीं मेरे को यूट्यूब वाला वीडियो से ही करना है, तो जैसे मैंने बोला, शेड्यूल बनाना पड़ेगा। या तो मेरा शेड्यूल, अभी बॉडी बनाने तो डाइट चार्ट तो बनाना पड़ेगा ना। या तो अगर आपको लग रहा है आप इतने करोगे कि खुद से बना सकते हो, तो खुद से बनाइए। और आपको लग रहा है कि नहीं, ये कोच है जिसने कईयों को गाइड किया है, कईयों को चैंपियन बना है, इससे बनवा लीजिए। तो बनाना पड़ेगा, फिर उसे फॉलो करना पड़ेगा। मेरे पास आएंगे तो कान खींच के फॉलो कराना मेरी जिम्मेदारी। ठीक बात है। और जैसे अभी सर आप खुश रहने की बात कर रहे थे, पूरी तैयारी में बच्चे का 1 साल 2 साल कई बार 3 साल लगने वाले हैं, जो सेकंड ईयर से तैयारी कर रहा है या 1 साल बाद तक तैयारी करता है। इस पूरे टाइम पर पढ़ाई के साथ साथ क्या फिजिकल मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, या वो मैं एक बार अभी पहले तैयारी के लिए मर मिट जाता हूँ, उसके बाद उसको ठीक कर लेंगे? मेरा आप कोई भी सेशन अटेंड कर लो, मेरे जो बच्चे लाइव क्लास वाले आपको बताएंगे, इस चीज पे मैं इतना एम्फसाइज करता हूँ। हालांकि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो सब 20-22 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 2 साल पहले मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी AIR रैंक 96 आई थी, और ऑनलाइन पढ़ता था, तो कभी शक्ल भी नहीं देखी उसने, वो इमेज वगैरह भी नहीं डाली थी। उसके बाद वो मिलने आया, एंड देन आई फिगर आउट कि उसका वेट शायद 106 किलो था, और 20 साल की उम्र, और ये सब भी, कभी कमर दर्द, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कहा तू मेरे को पहले मिला होता, मैं बोलता तू रैंक 1000 ले आ, बट वजन अपना 80 किलो कर लिया। तो जब तक आप फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, मतलब ये सब चीज फंक्शन है, कहता है ना, पुरानी कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आई फॉलो इट। शायद ही मेरा कोई सेशन हो जिसमें मैं हेल्थ के बारे में बच्चों से बात ना करता हूँ। किस समय खाना है, मैं बोल रहा हूँ ना, गाइडेंस, इट इज नॉट अबाउट द सब्जेक्ट ओनली। किस समय खाना है, किस समय उठना है, कितना पढ़ना है, कितने स्टेप्स रोज करने हैं, मैं हर चीज के बारे में बच्चों से बात कर रहा होता हूँ। और हैप्पी रहेंगे। पढ़ाई तो एक बाई प्रोडक्ट है, खुद में खुद हो जाएगी, करनी थोड़ी पड़ेगी। आपको इकोसिस्टम सुधारना पड़ेगा। अगर आप रात को 4 बजे तक जाग के, फॉर एग्जाम्पल, कोई OTT पे कोई टीवी सीरीज देख रहे हैं, स्विगी और जोमेटो से खाना मंगा के खा रहे हैं, 6 बजे मैं कुछ भी पढ़ा दूं, आपको समझ थोड़ी आना है, नहीं आएगा। तो 7 घंटा सोना है, वो सारी चीजें अपन बताते हैं उसके अंदर। तो हेल्दी रहना, एक्सरसाइज करना, मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट रखना, दोस्तों से बात करना, परिवार के साथ समय बिताना, सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। वही इम्पोर्टेंट है। मैं तो बोलता हूँ दोस्तों से बात करनी है आधा घंटा, क्यों नहीं कर रहे? या आजकल है ना प्रॉब्लम है, लोगों को लगता है कम सोना बहुत हीरोइक है, कि 5 घंटा सो रहा, 7 घंटा सोऊंगा तो अगेन मेरा प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो रहा, अपने आप गिल्ट में। मैं फिर वो एग्जांपल देता हूँ, क्वालिटी पढ़ना है, मजदूर थोड़ी है अपन की। सर मैंने 12 घंटा दीवार तो वो मजदूरी करी है। वो था ना पुराना कि 10 घंटा मेरे को अगर पेड़ काटने के लिए मिलता है, 9 घंटा में से अपनी कुल्हाड़ी चमकाता हूँ। और जॉर्ज वॉशिंगटन या किसकी स्टोरी है, बचपन में पढ़ी हम सबने, वैसे ही। या जैसे अभी भी मैं कोट पढ़ रहा था कि भाई आपको गधे की तरह पूरे दिन घास नहीं खानी है, आप अपनी तैयारी कीजिए, शेर की तरह एक बार शिकार करना है, उसका आराम से खाना है। तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सही तरह से सही चीज में मेहनत करनी है। बिल्कुल। अब सर इतनी बात समझ आ गई, गेट के एग्जाम से जस्ट पहले तैयारी कैसे करनी है, गेट का एग्जाम मैंने लिख लिया। अब जब गेट का एग्जाम पूरा खत्म हो गया है और रिजल्ट आ गया है, इसके बाद होता क्या है, मुझे करना क्या? आपने जो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में शुरुआत में बात की थी, अब वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेंगी कैसे? अब मैं क्या करूँ? मैं बताता हूँ, और इस पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमने बहुत एक्सटेंसिव काम किया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बार बार बच्चों को बोल रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, बट बताना जरूरी है क्योंकि हमने काम किया है इसके ऊपर। तो ज्यादातर केसेस में होता ही है कि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, और पेपर हुआ, बात खत्म हो गई, है ना। लेकिन असली लड़ाई उसके बाद शुरू होती है। आपके कितने भी नंबर हैं, 50 हैं, 55 हैं, 60 हैं, बताइए आप क्या सोच रहे हैं, क्यों हंसी आई? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ यार, बचपन से पहले घर वाले बोलते थे कि 10th में बस पढ़ाई कर लो, उसके बाद कुछ और नहीं करना पड़ेगा, 12th कर लो फिर नहीं करना पड़ेगा, बीटेक कर लो। अब ऐसा लग रहा था गेट कर लेंगे तो फिर नहीं करना पड़ेगा। अब आप फिर बोल रहे हैं गेट के बाद लड़ाई शुरू होगी। मैं तो खुद बोल रहा हूँ,
अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट किया, मेरा स्टूडेंट है AIER रैंक 45-48 है, इस साल की बात बता रहा हूँ, गेट 2024 की। IIT बॉम्बे में एडमिशन लिया, कोई जाकर क्रॉस चेक कर सकता है, और उसने छोड़ दिया एडमिशन, छोड़ दिया एडमिशन लेने के बाद कि नहीं कर पा रहा सर मैं 1 साल का ब्रेक लूंगा, आई एम नॉट रेडी फॉर द कॉलेज। जनरल कैटेगरी का बच्चा है, तो अब नंबर आए तो पढ़ के ही आए ना। मैं अभी इस कॉलेज के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं 1 साल पहले होमवर्क कर रहा हूँ, लीनियर अलजेब्रा पहले मैं पढ़ लूं, स्टैट्स पहले पढ़ लूं, तब तो डेटा साइंस में एमटेक कर पाऊंगा। तो आपको लग रहा है आसान है, आसान नहीं, इससे मैंने पहले ही बोला ना, आपको लग रहा है एग्जाम के बाद आप खुश हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो आपको तो लगातार मेहनत करते चलना है, वो वाली कहानी है। ठीक है, अब सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, अभी बात कहानी शुरू होने वाली है। आइडिया है इसकी, आपके कितने भी नंबर आए, उस नंबर पे आपको मार्केट में बेस्ट क्या मिल सकता है, इसका पूरा सिस्टम है ना। तो हम 10 साल से, अब आप कोर्स में जाके चेक करोगे, हम पूरा डेटा हमारे पास है, किस कैटेगरी के अंदर लास्ट ईयर किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच क्लोज हुई है, कौन सी ब्रांच ओपन हुई है, किस कॉलेज का क्या प्लेसमेंट है, कहाँ कैसे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट चॉइस क्या भरना है, सेकंड चॉइस क्या भरना है। उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत गलतियां भी करता है। आधे बच्चे फॉर्म फिल करने में गलती कर देते हैं, और आप समझिए आपने पेपर भी अच्छा लिख दिया, सब कुछ कर लिया, काउंसलिंग में कोई ऐसी गलती कर दी, कॉलेज ही नहीं मिला, उसका क्या फिर सब कुछ खराब हो जाता है। और बच्चों बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा सर मैं NIT नागपुर में ये लूं या NIT कुरुक्षेत्र में ये लूं। हम बताते हैं क्या लेना है, उसको फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है, हमारे पास बच्चे हैं जो उस कॉलेज में पढ़ के पास आउट हो चुके हैं, हमारे पास बच्चे जो अभी उस कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है। इस बार IIT बॉम्बे में एक दिन वीडियो कॉल करा था, 5 बच्चे टोटल जनरल के कितने मेरे को पता नहीं, एक ही हॉस्टल रूम से मुझसे बात कर रहे थे, 5 बच्चे हमारे हैं इस बार। तो हमको पता है ना IIT बॉम्बे में क्या चल रहा है। ये तो फोन नंबर देता हूँ, जाके बात करके मिल गया, तेरे को मिलेगा, तेरा सीनियर मेरा नाम लेना बताना। तो सर हम बाद में भी हेल्प करते हैं बच्चों की एग्जाम के बाद भी 100%। 31 जुलाई तक सब एडमिशन जब तक क्लोज नहीं होते तब तक हर बच्चे का नंबर मेरे पास रहता है। मैं गाइड करता हूँ, समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या करना है, अभी क्या करना है, आपके लिए क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है। और सर ये कॉलेज के साथ साथ हम जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, PSUs हैं, उनके लिए भी ऐसा करते हैं। जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए हम बच्चों को, हमारा पूरी टीम है मेंटर से, जैसे मैंने बताया। फैक्ट ये कि बताने की भी जरूरत नहीं, बच्चों को पता होता, बट स्टिल ये कंपनी आई है, इसमें किन लोगों को अप्लाई करना है, किसको अप्लाई नहीं करना है, किसके चांसेस है, किसके नहीं है, वो सब क्लैरिटी देना, वो सब बताना, तो वो सब काम हम यहाँ पे कर रहे होते हैं बहुत अच्छे से। ठीक बात है, ठीक है सर। तो ये भी समझ आ गया कि हम पोस्ट जो बेसिकली एग्जाम हो जाएगा, पोस्ट गेट भी क्या करना है, कैसे करना है, ये सब की गाइडेंस भी आप दे रहे होंगे, वो मिल जाएगा। आप थोड़ा सा एक बार आप कंक्लूड कर दीजिए, हमने जितनी सारी जो बात की गेट एस्पिरेंट्स के लिए, हमारे टेक्निकल एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं, कि जो भी हमने बात की उसको पूरा एक बार कंक्लूड कर दीजिए, बच्चों को कोई फाइनल पीस ऑफ एडवाइस अगर आप देना चाह रहे हैं तो। देखिए, मैं अगर एक सिंगल बात बोलिए तो मैं ऐसा बोलता हूँ, यू मस्ट हैव अ प्लान। एक प्लान होना चाहिए, है ना। कुछ गोल तो होगा ना। ज्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम आज के टाइम पे, ये आप अगर दिल पे हाथ रख के सोचेंगे ना, आपको ये पता ही नहीं कि आपको करना क्या है। पास आउट होने के बाद सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्लान फाइनल है, वो प्लान फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकता, कर लीजिएगा बेशक चेंज। आज का तो प्लान बताओ कि प्लान क्या है। अब आप कह रहे हो कि मेरे को प्लेसमेंट की तैयारी करनी है, इसलिए सर मैं गेट नहीं भर रहा, आई एम ओके विद इट, आई एम हैप्पी विद इट। कौन सी कंपनी में जाना है, कॉलेज में कौन सी कंपनी, सर कॉलेज में TCS आती है, तैयारी शुरू करी, हाँ सर कर रहे हैं सर, वो बुक ले रखी है सर RS अग्रवाल, उससे अपनी की तैयारी कर रहे हैं। पता है TCS में, इंफोसिस में पेपर का क्या पैटर्न है, लास्ट ईयर कैंपस में उसने क्या क्वेश्चन पूछा था, कितने बच्चे बैठते हैं, कुछ नहीं पता उसको। अब वो कैसी तैयारी है आप मुझे बताओ। तो आप अगर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, कौन सी कंपनी कैंपस में आती है, स्ट्रेटेजी क्या है, प्लान क्या है, कैसे पहुंचोगे वहां तक, तो ड्रीम और प्लान में तो डिफरेंस है ना सर। ड्रीम तो फिर अचीव नहीं होगा, वो सिंपल सी बात है। स्पेसिफिक तैयारी करनी, वही की स्पेसिफिक तैयारी करनी है। सिकंदर ने तैयारी कर ली कि इंडिया में आके घोड़ों से लड़ना पड़ेगा, यहाँ के हाथी मिल गए। यस, तो अगर आपको ये पता बस मैं लड़ूंगा, मैं बहादुर, I'll do something, रोडीज वाला, I'll do something, I'll achieve something। रोको कह रहा भाई क्या करेगा तू, कह रहा नहीं सब में मैं आई एम द बेस्ट सर, आई कैन डू इट सर, बस आना कुछ नहीं है। तो वो वाली प्रॉब्लम है। तो पॉइंट ये भाई, अगर आप जो भी आपका प्लान है, प्लान बनाओ। अगर गेट का प्लान है तो उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, या वन शॉट वीडियो देख के आप खुद अपनी मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। वो तो शुरुआती पॉइंट है ही है ना। और प्लान बनाने के बाद अभी मेरा हमेशा बोलना ये रहता है कि अगले साल की प्लानिंग अभी से मत करो, पहले 25 में जो बेस्ट कर सकते हो वो करना है। एनालिसिस पैरालिसिस से नहीं होगा, काम करना शुरू करना पड़ेगा। एक शेड्यूल बनाओ,
दिन के हिसाब से। सर पहले बहुत शेड्यूल बनाए, हाँ बनाए, मैंने भी बनाए, बहुत सारे खराब हुए, सबके होते हैं, फिर से नया शेड्यूल बनाओ। जो सबसे खराब चीज आप अपने लिए कर सकते हो वो है अपने आप को क्रिटिसाइज करना, है ना। तो वो नहीं करना है। एक प्लान बनाइए, डिटेल्ड प्लान बनाइए, दिन बाय दिन, टॉपिक बाय टॉपिक, क्या पढ़ूंगा, कितना पढ़ूंगा, मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। हमारी 1 शॉट वीडियो देखिए, 21 अक्टूबर से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, हम बताएंगे कैसे करना है, कितना करना है। PYQs आर द की, उसके ऊपर काम करना है। और बाकी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हमने बोली हैं, मन की नहीं माननी, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, ये सारी चीज फॉलो करेंगे, यू विल डू समथिंग। पॉइंट ये है ही नहीं लॉन्ग रन में ना कि रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉइंट ये है आपके अपनी नजरों में क्या इज्जत है। 4 महीने के टारगेट बनाया, उसे भी बीच में छोड़ दिया, 2 घंटे सोच के बैठे पड़ेंगे तब भी बीच में उड़ गए। अरे आदमी हो, पजामा हो, क्या हो, एक लोहे की छड़ी लाओ, रीढ़ की हड्डी में घुसा लो, पहले सीधे ही बैठना सीख जाओ। इंसान तो बात की बात है, प्लेसमेंट तो बात की बात है, या IT MTech करना बात की बात है। तो एक टारगेट बनाइए 4 महीने का और फिर उसको फॉलो करिए। डाउन द लाइन 2, 3, 4 साल बाद मैं तो बच्चों से पूछता हूँ, यार कोई एक ऐसी चीज याद है जो जीवन में बहुत जान लगा के करी हो? एक तो होनी चाहिए ना, गुंडाई हो, प्यारी हो, जान लगा के तो करो यार, एक काम तो करो। तो 4 महीने सोच लिया कि अब ये काम करना है और अच्छे से करना है और उस पर जान लगा देंगे पूरी। तो ये अगर आपने कर लिया, रिजल्ट कुछ भी हो, आपकी अपनी नजरों में इज्जत बढ़ जाएगी, आपके मन की पावर कम हो जाएगी, फिर मन लगना ना लगना छोटी बात हो जाएगी। आपको कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने पहले ये किया था, तो अब मैं आगे भी अच्छा करूंगा, इस तरह से। ठीक बात है सर, बहुत अच्छा लगा ये कॉन्वर्सेशन। मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आज यहाँ पर सॉल्व हुए होंगे और काफ़ी कुछ हम यहाँ सीख पाए होंगे। मैं कम से कम ये डिसाइड कर पाया हूँगा कि मुझे गेट करना है या मुझे गेट नहीं करना है, गेट मेरे लिए नहीं है, मुझे कोई और चीज़ करनी है, करना है तो कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कब स्टार्ट करनी है, स्पेशली आई थिंक जो बातें हमने की, क्या क्या नहीं करना है ना। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो हमारे 1 शॉट वीडियोस हैं वहां से, अगर हम ये वाला 2025 वाला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो कैसे हम जो क्रैश कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे लगातार जो वेबसाइट का लिंक है वो भी नीचे आ ही रहा होगा, knowledgegate.in/gate पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। हमारे बहुत सारा एफर्ट जो बेसिकली संचित सर भी कर रहे हैं, अलग अलग चीजें वहां पर आप चेक कर सकते हैं जाकर। इस तरह की अगर और भी कोई भी कॉन्वर्सेशन है जो आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक के बारे में होनी चाहिए, किसी के भी साथ होनी चाहिए, है ना, तो वो आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, है ना। और अगर यहाँ तक आप, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि बहुत सारे बच्चे यहाँ तक पहुंचे होंगे, बट अगर आप उन कुछ गिने चुने बच्चों में से ऐसे हैं जो यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो एक बार कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। 21 अक्टूबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ। बिकॉज़ अभी 1 वीक ही बचा हुआ है जब तक ये पॉडकास्ट अपडेट होगा। और अभी एक इम्पोर्टेंट डिस्काउंट भी चला हुआ है एक्टिव, जो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। अच्छा ठीक है, तो वो डिस्काउंट भी हम यूज कर सकते हैं अगर हम बहुत सीरियस तैयारी करना चाह रहे थे 2025 के लिए, है ना। और ऐसे कॉन्वर्सेशन में दोबारा मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।